तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, क्योंकि आज है जबरदस्त एक्शन वाला मार्केट और कमजोरी हुई है। काफी अहम लेवल टूटे हैं और कुछ अहम लेवल के आसपास इस वक्त बाजार है भी। तो 1.5 घंटे में क्या रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर रहेंगे हम कमजोर? आज के बचे हुए सेशन में क्या करें आप और कल की कैसे करें तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। इस कमजोर बाजार में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अनिल जी से उस पर डिस्कस करेंगे और किन स्टॉक्स पर आ रहा है एक्शन उनके बारे में भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहले बताइए आज की बड़ी बातें क्या है? दीप, आज बाजारों में भारी गिरावट है और अच्छी खासी, और कह सकते हैं कि कई दिनों बाद पहली बार साइजेबल करेक्शन जिसे कह सकते हैं कि वो बाजार में आता हुआ दिख रहा है, जहां पर ये कह सकते हैं कि अच्छा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। 10,550 के अहम सपोर्ट लेवल तक का निफ्टी पहुंचा है और वहीं पर एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली है। 22,500 के इम्पोर्टेंट 21,500 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को भी बैंक निफ्टी ने तोड़ा है और उसके नीचे गया है। बैंक निफ्टी 3% से ज़्यादा कमज़ोर है। फार्मा शेयर में हल्की खरीदारी है। बायोकॉन 5% आज ऊपर है। रोजारी बायोटेक का आईपीओ इस कमजोर बाजार में दूसरे दिन ही पूरा भर गया है। यहाँ पर अभी भी रुझान बरकरार है। यूरोप के बाजार 1.5% कमजोर है। कल काफ़ी मजबूती के साथ बंद हुए थे और अमेरिका में जो कुछ भी कल देर रात कमजोरी हुई ऊपरी स्तरों से, वो यूरोप के बंद होने के बाद हुई थी। तो यूरोप के बाजार आज उसे पचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में कहीं कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। आधा % मजबूत है, करीबन 115 अंक ऊपर। लेकिन जो कुछ प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली, बिकवाली जो दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजारों में नजर आ रही है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और मेरे को इसी के बारे में आपसे सवाल पूछना था सर, क्योंकि जो आज का लो है 21,222 का बैंक निफ्टी का, वो तकरीबन 3 हफ्ते का लो है। यानी कि आज के लो से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का लो है। तो जो 3 हफ्ते में धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ने अपनी चाल करी थी, वो 3 दिन में हमने गवा दी है। 23,000 से अब तक अगर देखें 1700-1800 पॉइंट जो हम फिसले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज की वजह से लग रहा है सर, या फिर एक कहीं ना कहीं वीकनेस थी जो फिर एक ट्रिगर मिल गया शायद आरबीआई गवर्नर के कमेंट से, या थोड़े फ्यूचर प्रोजेक्शन से, या फिर नतीजे आ रहे हैं? किस तरह से देखना चाहिए सर इस एक्शन को? दीप, आज की और कल की कमजोरी में कहीं कोई दूर दूर तक ग्लोबल संकेतों का योगदान नहीं है। भले ही अमेरिकी बाजार 600 पॉइंट ऊपरी स्तरों से गिरे हों, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका फ्लैट बंद हुआ है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर हैं। नैस्डैक थोड़ा बहुत कमज़ोर हुआ है तो भी साफ तौर पर वहाँ के टेक्नोलॉजी शेयर्स काफ़ी तेज़ी से दौड़े हैं। उस लिहाज से इसे रनिंग करेक्शन के तौर पर देखिए। लेकिन जो कुछ कमजोरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी है और हमारे अपने कारणों से मानी जा सकती है। न हम कोरोना की वजह से डरकर गिर रहे हैं, न ही अमेरिका में जो तेज़ गिरावट हुई इंट्राडे में उसका असर है, न ही अमेरिका के कोरोना के आंकड़ों पर। जो गिरावट है वो हमारे यहाँ लीडरशिप आ रही है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के शेयरों से। बैंक्स कमजोर है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। आज तो खैर सरकारी बैंक भी अब कमजोर हो गए। एनबीएफसी कमजोर है। 2 वजह। पहला, करेक्शन का पहला संकेत हमेशा यहीं से आता है और यही स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़ने में आगे रहते हैं, गिरने में भी। और अब इस वक्त जो गिरने में आगे हैं उसके पीछे कारण आप चाहें तो ये मान लें कि वीकेंड पर जो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि ज़रूरी हुआ तो शायद मॉरेटोरियम बढ़ाना पड़ सकता है, वो बैंकों के लिए नेगेटिव होगा। अगर किसी भी तरह के मॉरेटोरियम बढ़ाने की खबर आती है तो इसका मतलब क्लियर कट है, फिर से कुछ और महीनों के लिए बैंक्स का ब्याज लटकता हुआ नजर आएगा। वो ब्याज बाद में मिलेंगे और जितना लंबा मॉरेटोरियम पीरियड चलेगा उतने ही डिस्प्यूट, उतने ही कारोबार करने की मुश्किलें, ये सारी चीज़ें बैंकों के लिए होने वाली है। तो एक वो है। दूसरा, खुद आरबीआई गवर्नर ने जब माना है कि एनपीएस बढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बैंकिंग शेयरों के लिए मुश्किल भरा वक्त है। और तीसरी खबरें जो आज चल रही कि किसी तरह का वन टाइम सेटलमेंट वाला रूल आ सकता है। आई डोंट नो अब इसको पॉजिटिव देखा जाए या नेगेटिव देखा जाए। ऑन द फेस ऑफ इट पहली नज़र में तो नेगेटिव नज़र आता है कि अगर किसी तरह के वन टाइम सेटलमेंट की इजाज़त दी जाती तो अल्टीमेटली वन टाइम सेटलमेंट में एक बार की तो हिट बैंक्स को लेनी ही पड़ती है। बाद में आप भले ये मान लें कि लॉन्ग टर्म के लिए वन टाइम सेटलमेंट इस लिहाज से अच्छा होता है कि चलिए मामला निपटा, झंझट खत्म, कौन लटकाए रखे सालों साल मामला है। तो ये बैंक्स के लिए भी अच्छा है कि जो आना है पैसा अभी आ जाए, यही पैसा 5-10 साल बाद मिलेगा तो फ़ायदा क्या। और कॉर्पोरेट्स के लिए भी ये अच्छा होता है कि चलिए दे दो आके जो भी करना है ख़त्म करो, नक्की करो और आगे बढ़ो, नए बिजनेस पर फोकस करो। तो वन टाइम सेटलमेंट वैसे अच्छा होता है, लेकिन जब खबर आती है वन टाइम सेटलमेंट की तो हो सकता है उस लिहाज से थोड़े बैंकिंग शेयरों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा हो। और दूसरी बात, न सिर्फ ये बैंक्स के लिए बल्कि एनबीएफसी के लिए भी, ये बेसिकली वो इसमें दो इशू हैं। एक, ये आपके देश के क्रेडिट कल्चर पर
थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क उठाता है। भले ही वो क्रेडिट कल्चर आपका बिगड़ रहा हो, इस वक्त कोरोना का नाम हो, लेकिन अल्टीमेटली लोगों की माइंडसेट उससे तय होती है। और दूसरी बात यह कि जब आप इतने वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, मॉरेटोरियम में जाते हैं, एनपीए बढ़ते हैं, तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी, एक दूसरे पर भरोसा करना, एक दूसरे को पैसा उधार देना, उस चीज़ पर थोड़ा सा कंफर्ट और कॉन्फिडेंस एक दूसरे पर लोगों का कम हो जाता है, वो आपको जाम कर देता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त है ना परेशान कर रही है बैंक्स को और एनबीएफसीज को, और इसी वजह से जो करेक्शन आता हुआ दिखा है। तो पूरी तरह से कहीं कोई गलत फहमी में ना रहें कि हम ये करेक्शन इम्पोर्टेड है, जी नहीं, ये हमारा खुद का प्रोड्यूस किया हुआ है, हमारे यहीं का करेक्शन है, हमारे यहीं के कारण से हो रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में अभी तक दीप ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत डर लगे या बहुत चिंता हो। अब आज रात कुछ अमेरिका में हो जाए फिर गिर जाए वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक कल के करेक्शन को, और ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजार 500-600 पॉइंट इंट्राडे में करेक्शन कभी दिखाते हुए नजर नहीं आए, कई बार हुआ है। हाँ, नैस्डैक में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, वो अपनी जगह है। तो मेरा ये समझना है अभी तक जो कुछ भी करेक्शन है वो सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में ज़्यादा हुआ है, और उसकी वजह भी साफ है। दूसरा करेक्शन का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, जहां से भी आपको थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा, लेकिन अब आप देखिए 2-2.5% गिरने के बाद रिलायंस अपनी कल की एजीएम के पहले फिर से रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर करेक्शन गहराना है, अगर चिंताएं बढ़नी है, तो उसका पूरा का पूरा एक्शन कल या परसों में आपको देखना मिलेगा। आज के सेशन में जो कुछ है वो थोड़ी बैंकिंग शेयरों को लेकर चिंता है, और वो अब काफ़ी हद तक प्राइस में आती हुई दिख रही है। ऊपरी स्तर से 1700-1800 पॉइंट बैंक निफ्टी के गिरने के बाद बैंक निफ्टी की जो चिंता है वो काफ़ी हद तक प्राइस में आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा डरने घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ अहम लेवल टूट रहे हैं जिस पर हम नज़र रखेंगे। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, कुछ अहम लेवल टूटे हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, बट हल्की सी निचले स्तरों से रिकवरी भी आपने होती दिखी है। चलिए एक्शन और दीप एक चीज और कहना चाहता हूँ, एक चीज और कहना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, जो मैं अभी वन टाइम सेटलमेंट, वो मैंने शब्द गलत इस्तेमाल किया। ये वन टाइम सेटलमेंट नहीं, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। कई सारे लोन्स ऐसे हैं जिनकी वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की मांग उठ रही है कि इस तरह के समय में एक बार आप इन लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग करके आगे बढ़े। तो मैंने उससे वो कहते हैं ना, पुरानी आदत है वो ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट सुनने की, कहने की, तो वो शब्द मैंने आपको कहा, लेकिन वो ये वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है जिसके ऊपर बैंक्स और आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इन लोन्स को एक बार के लिए रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो उस शब्द को आप करेक्ट कर लें, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग है, न कि सेटलमेंट। जी बिल्कुल, रिस्ट्रक्चरिंग है, सेटलमेंट नहीं है, पर बैंक्स पर फोकस जरूर रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स एक्शन में है खबरों के दम पर, साथ ही कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। मानसी और देवांशी हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपके पास जाते हैं, पहले बताइए कौन से इवेंट्स पर नजर है। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज बाजार बंद होने के बाद विप्रो के नतीजे आने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। Q1 FY21 यानी कि पहली तिमाही के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। कैश स्पेस में भी कई सारी कंपनी हैं जिनके चौथी तिमाही के साथ ही पहली तिमाही के नंबर्स आज के दिन आने वाले। हिंदुस्तान कॉपर, डेल्टा कॉर्प, RIL जैसी कंपनियों के नंबर्स आ जाएंगे। भारत बॉन्ड ETF का दूसरा चरण आज से खुल गया है। सरकार का 14,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है और इसका ऑफर पीरियड आज से लेकर 17 जुलाई तक खुला रहेगा। आज शाम को ओपेक प्लस की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो जाएगी, तो इस पर भी हमारी नजर है। कल निफ्टी स्पेस में इन्फोसिस के Q1 FY21 के नंबर्स आएंगे। बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आने का अनुमान है। वहीं वायदा बाजार में बंधन बैंक और साथ ही फेडरल बैंक के पहली तिमाही के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। कल से मेजॉरिटी जो एयरलाइंस हैं वो अपने ऑपरेशंस जो हैं शुरू कर सकती हैं। इंटरनेशनल सेवाएं जो हैं कल से शुरू करेंगी, यह अनुमान भी जताया जा रहा है, तो इस पर भी नजर है। रिलायंस की AGM कल होने वाली है। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर कल फैसला आएगा। रोजारी बायोटेक के IPO का कल आखिरी दिन होगा और साथ ही येस बैंक का 15,000 करोड़ रुपए का FPO कल खुलने जा रहा है। गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। वोडाफोन मामले पर अगली सुनवाई जो है TD सेट यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिब्यूनल ने ट्राई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन इस पर 16 जुलाई यानी कि गुरुवार के दिन अगली सुनवाई होने जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर नजर रखें। और नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में L&T फाइनेंस के पहली तिमाही के नंबर्स आएंगे। साथ ही कैश में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, साइंट, आदित्य बिरला मनी जैसी कंपनियों के नंबर्स गुरुवार के दिन आते दिखेंगे। ओके, तो ये हम तमाम ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर अब से लेकर एक्सपायरी तक यानी कि गुरुवार तक। आइए आगे बढ़ें। भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में होने वाले शामिल, उन्हें जब तक शामिल करें तब तक जल्दी से एक बिगुल
इस वक्त वागले साहब के लिए और आ रहा है क्लोजिंग सेशन का पहला BTS डबल टी। वागले साहब गुड आफ्टरनून, बताएं सर। आफ्टरनून दीपांशु, भारतीय एयरटेल बाय करने की सलाह है 594, 590, 350 ये रेंज में करंट भाव है, उसके आसपास 587 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मुझे लगता है कल के दिन तक आपको 610 का भाव मिलना चाहिए। ये फॉलिंग मार्केट में भी ये होल्ड कर रहा है, 588 के नीचे गया ही नहीं है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है। मुझे लगता है ये आज चलना चाहिए, आज और कल में। और आज और कल के लिए यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। भारतीय एयरटेल में 610 रुपए तक के लक्ष्य के लिए तेजी करें, 587 का लगाएं आप स्टॉप लॉस। आइए आगे बढ़ते हैं और भसीन साहब हमारे साथ हैं, कार्यक्रम में तैयार इस वक्त शामिल हो चुके हैं। आइए बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। भसीन साहब स्वागत है आपका सर। पहले तो अपडेट दें जिस तरह का मार्केट का मूड माहौल है, प्लस आपकी कॉल्स पर जहां जहां आप अपडेट्स देना चाहें प्लीज। हाँ सर, कुछ शेयरों में जहाँ जहाँ कॉल थी वहाँ स्टॉप लॉसेस भी हो गया है। NTPC एक दिया था, वो स्टॉप लॉस हो गया, और माइंट्री के नंबर अच्छा है, वॉलेटाइल था लेकिन स्टॉप लॉस हो गया। तो अगर आप उनमें हैं तो निकल जाइए। सन टीवी हमारा कायम है, वो हमने आपको टारगेट दे रखा है। और उसके अलावा कल की जो हमारी कॉल थी उसमें हमने कईयों में प्रॉफिट भी बुक करा दिया, विच इंक्लूडेड बायोकॉन, BPCL एंड द लाइक्स। मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कि बैंक्स हैव गॉट डेफिनेटली ओवरसोल्ड, और मुझे लगता है बैंक्स आर अ गुड प्रॉक्सी नाउ टू प्ले, एंड प्रॉफिट बुकिंग शुड कम इन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। मुझे लगता है आज से US में भी यू वुड स्टार्ट टू सी बेटर मूवमेंट ऑन द बैंक्स, गिवन दैट लो कॉस्ट ऑफ मनी और कैपिटल रेजिंग बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे भी आज 3-4 बहुत दिग्गज बैंकों के रिजल्ट हैं। तो आई वुड से दिस इज अ गुड टाइम जो बैंकों में करेक्शन आया टू बाय दैट एंड गेट बुक प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी स्टॉक। अब आप कहें तो 2 स्टॉक्स हैं सर जो मैंने बाय लिस्ट पे हैं। जी सर बताएं प्लीज। तो पहला सर सबसे दिग्गज बैंक है ICICI बैंक, वो कैपिटल रेजिंग में है। अगले हफ्ते दे विल रेज $2 बिलियन, 343 का भाव है, 336.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 363 to 365 का टारगेट। और दूसरा है सर मेरा, यहाँ पे मैं कई बारी से कॉन्ट्रेरियन हूँ, IGL। आई थिंक IGL यहाँ 412 12.5 में है, 406 का स्टॉप लॉस रखिए, 422 से 424 का टारगेट। IGL विल बी द बेस्ट प्ले ऑन राइजिंग गैस प्राइसेस, एंड जो दिल्ली में रीओपनिंग बहुत स्ट्रांगली हो रही है, आई थिंक IGL विल बी अ वेरी वेरी गुड प्ले, प्लस 4.5% डिविडेंड यील्ड भी है। एंड आई थिंक जो PNGRB ने क्लैरिफिकेशन देनी थी वो दे दी, दैट 15% पार्टनरशिप विद अ 3-year हाइएटस। तो अभी 3 साल के लिए तो दे हैव अ वेरी क्लियर विंडो, बोथ IGL एंड MGL। ओके, तो ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। कमजोर बाजार में ICICI बैंक में करें खरीदारी, और ICICI बैंक 343 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। 336 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए, 363, 365, 363, 365 ये 2 टारगेट ऊपर के बनेंगे। और IGL में भी करें खरीदारी, यहाँ पर 412 के आसपास खरीदें, 412, 406.25, 406 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस होगा, 422 और 424 के टारगेट के लिए 422, 424 ये 2 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। ये राय है बसीन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और हम आपसे मुलाकात करेंगे फिर से 3 बजे, तब आपसे लेंगे आपकी कुछ और बेहतरीन पिक्स। आइए तब तक सुमित जी तैयार है अपने BTST कॉल्स के साथ, और उसके बाद हम लेंगे देवांशी से खबरों वाले शेयर। सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। सेल साइड का स्टॉक आया है रडार पे, LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में गिरावट दिख रही है, 264 265 के आसपास सेल बनाए। स्टॉक के अंदर वीकनेस है, लास्ट 5 से 7 दिनों के लो ब्रेक हो रहे हैं। जिस तरह से कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ से गिरावट और बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी, और नीचे में मेरे को लग रहा है कि इस हफ्ते के अंदर 250 रुपए तक के लेवल, शायद 245 रुपए तक के लेवल पे LIC हाउसिंग फाइनेंस पे देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने भी सेल का व्यू लेके काम किया हुआ है अपनी पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करें। कोई भी पुल बैक, कोई भी बाउंस बैक अगर आता है तो फ्रेश सेलिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करें। 274 275 का लगाए स्टॉप लॉस, नीचे में 250 245 ये लेवल LIC हाउसिंग फाइनेंस पे देखने को मिल सकता है। ओके,
तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में बिकवाली करने की राय। और LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक चीज़ के लिए वागले साहब से माफ़ी चाहता हूँ। वागले साहब को भी सुबह वाले शो में LIC हाउसिंग फाइनेंस देना था, वो क्लोजिंग के वक्त उनका मैसेज आया तो, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, मिस हो गया। तो वागले साहब आपका भी शॉर्ट कॉल था LIC हाउसिंग पे, राइट सर? जी अनिल जी, 264 के आसपास था और मुझे लगता है सुमित जी ने सही स्पॉट किया है। मुझे लगता है ये 250 तक जाना चाहिए, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। ओके, लगभग वही लेवल है, कोई चिंता की बात नहीं फिर तो, ठीक है, परफेक्ट, ओके, फिर तो ठीक बात है कि यहाँ पर कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं, तो लगभग उन्हीं लेवल के आसपास ये हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट कॉल बना सकते हैं। आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख, जो कि सारे ब्रोकर्स से जुड़ी हुई है, ब्रोकर्स के मार्जिनिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। और अगर आप कैश मार्केट के स्टॉक्स खरीदते हैं, बेचते हैं, यानी कि डिलीवरी वाले स्टॉक, तो आपके लिए भी काम की खबर है। थोड़ी देर में हम ये खबर आपके सामने रखेंगे, हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे पूछेंगे भी। लेकिन उससे पहले नितिन जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और नितिन जी का भी स्वागत करते हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो एक राय मैं आपसे निफ्टी पर ही लेना चाहता हूँ। किस तरह से डेटा बन रहे हैं, जरा बताइए सर, और क्या करना चाहिए इस वक्त बाजार में? देखिए, निफ्टी के डेटा ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव डेटा है, और वो नेगेटिव डेटा बैंक निफ्टी से जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेटा है। ये फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा बैंक निफ्टी में सेलिंग हुई, कल भी मार्केट में बैंक निफ्टी में काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बनी है। आज बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है, बट वो फॉलो ऑन जो पुरानी पोजीशन बनी हुई है उससे आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में सेलिंग बन रही है। आज निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट एडिशन है, तो ओवरऑल जो निफ्टी की पोजीशन है वो मंदी की है, और बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी मंदी की है। अभी थोड़ा सा ये बाउंस जो नीचे से आया, ये ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस आया है। रिलायंस में हम लोग लास्ट 3 दिनों से देख रहे हैं कि लास्ट के 1 घंटे में मार्केट में जो बाउंस आता है उसमें रिलायंस के कारण बाउंस आता है और रिलायंस में मूवमेंट मिलती है। तो अभी जो ये 40-50 पॉइंट का बाउंस आया, ये पूरी तरीके से रिलायंस से ही बाउंस आ रहा है, बट ओवरऑल डेटा नेगेटिव है। और मुझे लग रहा है जो एक्सपायरी इस वीक की होनी चाहिए उसमें हम लोग निफ्टी में 10,500 की तरफ जा सकते हैं और बैंक निफ्टी में 21,000 की तरफ जा सकते हैं। तो अगर बाउंस मिलता है तो इसमें हमें पुट साइड ही ट्रेड करना चाहिए, कॉल साइड नहीं करना चाहिए। और इस बार ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी जो होगी वो 10,700 के नीचे ही होगी, यानी 635 के आसपास अभी फ्यूचर्स है। अगर किसी कारण से 30-40 पॉइंट और बाउंस मिल जाता है तो उस केस में हमें 10,700 की पुट ऑप्शन लेनी चाहिए या बियर पुट स्प्रेड बनाना चाहिए। ओवरऑल डेटा का फॉर्मेशन नेगेटिव है। ओके, ये है आपके लिए व्यू मार्केट्स पर। रिलायंस का अगर पार्टिसिपेशन नहीं होता तो फिर शायद और वीकनेस दिखती है, और बैंक निफ्टी पर वीकनेस है। वैसे निचले स्तर से रिकवरी जरूर आई है, पर चलिए अब जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन दे रहे हैं मार्केट्स खुलने के बाद। देवांशी के पास लिस्ट तैयार है। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताइए। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले नतीजे से शुरुआत कर लेते हैं। माइंड ट्रेस के नतीजे हैं जो कि अनुमान से हल्के से कमजोर इनकी आय की तरफ से नंबर्स आते हुए दिखे। मार्जिन्स और जो मुनाफा है वो अनुमान के मुताबिक आए। सबसे पहले आय पर नजर कीजिए, करीब 7% तक की गिरावट देखने मिली है और 1910 के करीब फिलहाल इनका जो आय है वो आती हुई दिखी है। 1950 करोड़ का अनुमान था। डॉलर से आय में भी करीब 9% तक की गिरावट है, अनुमान करीब 7.5% का था। साथ ही कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीब 2.5% तक की बढ़त देखने मिली है इस तिमाही में, और मार्जिन इस बार 13.8% पे कंपनी क्लॉक इन किए हैं, 12.5% से बढ़कर। मुनाफा इस बार करीब 213 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 200 करोड़ का अनुमान था, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि अन्य आय में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली है। 18 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ पर अन्य आय आती हुई दिखी है, जैसे कि चलते माइंड ट्री के नतीजे जो है हल्के से अनुमान से थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे। सेंचुरी टेक्सटाइल कमजोर है नतीजे, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। 65 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले करीब 40 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है इस बार। आय आधी होती हुई दिखी, 885 करोड़ से घटकर 410 करोड़ पे आई है। ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखिए, सियाम की तरफ से नंबर्स आते हुए दिखे हैं। घरेलू पैसेंजर व्हीकल की जो बिक्री है उसमें करीब 50% तक की गिरावट देखने मिली है इस बार। साथ ही जो हेवी व्हीकल्स हैं इनकी बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी है इस बार, करीब 94% तक की गिरावट थी। सीवी की बिक्री में करीब 85% तक की गिरावट देखने मिली है, और पैसेंजर कार की बिक्री जो है उसमें करीब 82% तक की गिरावट हमने देखी है। टू व्हीलर की बिक्री में 32% तक की गिरावट, 38% की गिरावट हमने इस बार देखी है, और इसी के चलते ऑटो स्टॉक्स पर नजर रखें। वोडाफोन के लिए नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे TDSAT ने ट्राई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
ये नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है। 16 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होती हुई दिखेगी। तब तक इनके जो प्रीमियम प्लान्स हैं वो फिलहाल कंपनी नहीं बेच पाएगी। साथ ही आज ओवरऑल इंडस्ट्री के जो आंकड़े हैं, जितने भी कस्टमर्स के आंकड़े हैं वो ट्राई ने रिलीज किए हैं। जियो ने इस बार करीब 46.87 लाख यूजर्स फिलहाल होते हुए दिख रहे हैं। भारती एयरटेल के इस बार जो कस्टमर्स हैं वो कम हुए हैं, करीब 12.5 लाख जो यूजर्स हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया के भी करीब 63 लाख यूजर्स कम होते हुए दिख रहे हैं। ये मार्च का डेटा है। साथ ही आज भारती एयरटेल पर नजर कीजिए, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि वेरिजॉन के साथ इन्होंने करार का ऐलान किया है। इसकी डिटेल्स पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर आप नजर रखें। डॉक्टर रेड्डी कंपनी ने एक दवा लॉन्च की है और इसकी जो बिक्री है कुल मिला के करीब $200 मिलियन की है यूएस में। ये दवा कंपनी ने लॉन्च की और इसके चलते आज फोकस में है। ब्लॉक डील्स पर नजर कर लेते हैं। GETND इंडिया पर करीब 34 लाख शेयरों के आज सौदे हुए हैं, 79 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। और BHEL में भी करीब 60 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 39 रुपीज से लेकर 40 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर कई सौदे होते हुए दिखे। तो इसके चलते ये स्टॉक पर भी नजर रखें। ओके, तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर आज एक्शन है भरपूर कैश मार्केट के स्टॉक्स में। ऐसे में कैश मार्केट के स्टॉक से जुड़े हुए मार्जिन स्ट्रक्चर पर ब्रोकर्स और सेबी के बीच में चल रहा है वार्तालाप। क्या है ये आदान प्रदान सूचनाओं का, विचारों का, और इस पर सेबी क्या डिसीजन ले सकती है, ये सब बताने के लिए हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, बताइए, ब्रोकर्स और सेबी आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं कैश मार्केट के मार्जिनिंग सिस्टम को लेकर? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ब्रोकिंग कम्युनिटी चाहती क्या है। ब्रोकिंग कम्युनिटी ने कल ही चिट्ठी लिखी है सेबी को और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नेट लॉन्ग पोजीशन है उसके आधार पर ही मार्जिन लगाया जाए, ग्रॉस परचेज या ग्रॉस सेल्स को आधार नहीं बनाया जाए। साथ ही T+2 वाले जो सौदे हैं उनको मार्जिन कंप्लायंट माना जाए और जो पावर ऑफ अटॉर्नी के डीमैट वाले जो शेयर हैं उनको भी मार्जिन जैसा समझा जाए। ये मांग जो है एनएमई ने रखी है, जो ब्रोकर्स का एक बड़ा संगठन है। आर्गुमेंट ये है कि इससे अगर आप बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी इन्वेस्टर की, तो जो कैश सेगमेंट का वॉल्यूम है वो घटेगा और फिर यही होगा कि जो ट्रेडर जो है वो मार्केट में ज्यादा बढ़ेंगे। ये आर्गुमेंट जो है ब्रोकर्स की ओर से रेगुलेटर को भेजा गया है। लेकिन जो रेगुलेटर का व्यू है वो मैं आपको बताता हूँ। रेगुलेटर का व्यू ये है कि वो इसमें कोई बड़ी रियायत देने के मूड में नहीं है। सेबी का ये मानना है कि अगर ब्रोकर खुद सिक्योर नहीं होगा, वो क्लाइंट से मार्जिन लेकर नहीं रखेगा, तो कल को अगर कोई डिफॉल्ट की स्थिति होती है तो उस स्थिति में जोखिम बढ़ेगा। तो इस तरह का जोखिम आखिर बढ़ाना ही क्यों है? इसलिए बेहतर ये क्यों नहीं हो कि ब्रोकर जो है इस व्यवस्था को समझें और इस पर पूरी तरह से अमल करें, ना कि बहाने बनाकर इसको जो है एक तरीके से इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करें। अच्छा, वो आजकल बीच में ना वो कुछ बैंक्स उड़ने लगे थे, तब ये आता था कि वो किसी का चेक रिटर्न हो गया कि इनसफिशिएंट फंड्स। तो ब्रजेश, इसमें ये होता था, फिर पूछता था आदमी इनसफिशिएंट फंड मेरे अकाउंट में या आपके अकाउंट में, बैंक में है कि नहीं। तो ऐसे जो बात होती है ना कि ज़्यादा मार्जिन रखने से मतलब क्लाइंट की सेफ्टी, क्लाइंट से ज़्यादा आजकल ब्रोकर की सेफ्टी का इश्यू है। और अगर इस तरह से, तो इस पर सेबी का क्या व्यू है कि जहाँ क्लाइंट से मार्जिन के लिए शेयर दिए और अगर उन शेयरों को अगर ब्रोकर रखकर उस पर लिमिट ले रहा है, तो उस पर सेबी का क्या व्यू बन रहा है? सेबी का व्यू यह है कि आप ज्यादा रिस्क, आप अपने सर पर रिस्क मत लीजिए और रिस्क को आप कवर करने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए सेबी का जो ब्रॉडर व्यू है ये है इस मामले में कि आप क्लाइंट से सफिशिएंट मार्जिन लीजिए। और जो शेयर की बात ये हो रही है, इस आर्गुमेंट से सेबी एज ऑफ नाउ बहुत कन्विंस नहीं है। अभी 15 दिन बाकी है, समझिए 1 अगस्त को इस पर अमल होना है। तो अभी तक का जो व्यू है, वो जो भी आर्गुमेंट दिया जा रहा है ब्रोकिंग कम्युनिटी की ओर से, उसको लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। सेबी का ये है कि आप वोलेटिलिटी ना हो, इसलिए इतने सारे स्टेप्स लगाए गए हैं और भी जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह का ब्रोकिंग कम्युनिटी को भी थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाने के बजाय रिस्क कवरेज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है। तो ये है, तो अब इसमें फैसला क्या होगा और ब्रोकर्स की तरफ से ये मांग कौन कर रहा है, कौन एसोसिएशन या संस्था किस तरह से बात सेबी तक पहुंचाई जा रही है? ब्रॉडली इसको जो लीड कर रहा है वो तो एनएमई कर रहा है, लेकिन जो दूसरे बीएसई ब्रोकर फोरम है ये भी अपना रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं।
तो दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा है, लेकिन एनएमई जो है काफी एग्रेसिवली इस बात को पुश कर रहा है कि इससे कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ब्रोकिंग मेंबर हैं, ब्रोकिंग कम्युनिटी के मेंबर हैं, उनका अपना बिजनेस नहीं कम होने लगे, क्योंकि आप जब क्लाइंट की कॉस्ट बढ़ाएंगे तो आपके बिजनेस भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इस व्यू को ज्यादा वही प्रोसेस कर रहे हैं। हालांकि इसे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी वो बता रहे हैं, लेकिन सेबी बहुत कन्विंस्ड नहीं है अभी तक। तो आपका कहना ये कि 1 अगस्त से नया मार्जिन सिस्टम लागू हो जाएगा। ब्रजेश, कैश मार्केट में रिलीफ मिलने की संभावना नहीं है, और ऐसे में क्या क्लाइंट्स को जो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, डिलीवरी खरीदते बेचते हैं, क्या उन्हें ज़्यादा मार्जिन के लिए तैयार हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ब्रोकिंग कम्युनिटी का जो ये भी कहना था कि कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं उनके यहाँ उतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि उसके बदले में उनके पास सफिशिएंट पैसे होते हैं। लेकिन सेबी उस आर्गुमेंट से भी कन्विंस नहीं है। सेबी का ये कहना है कि अगर नियम होंगे तो बड़ा क्लाइंट है या छोटा क्लाइंट है, आप इस तरह के आर्गुमेंट ना दें कि क्लाइंट छोटा है या बड़ा है। आपको रिस्क एक लिमिट में अपना कम करना है। रिस्क अगर कम करना है तो फिर कम करना है, आप इसमें छोटे और बड़े क्लाइंट का हवाला ना दें। ठीक बात है। तो चलिए, ये है मार्जिनिंग सिस्टम पर सेबी का व्यू, और ब्रोकर्स की मांग की मार्जिनिंग नेट बेसिस पर किया जाए। सेबी ग्रॉस बेसिस पर करना चाहती है, 1 अगस्त से लागू करना चाहती है। फिलहाल तो जो ब्रजेश खबर दे रहे हैं वो ब्रोकर्स के लिए और क्लाइंट्स के लिए अच्छी नहीं है। सेबी शायद उनकी बात न माने और 1 अगस्त से आपको ज़्यादा मार्जिन देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये है इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर अगर कोई और अपडेट हुआ, कोई और एक्शन हुआ, तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया ब्रजेश, ये पूरी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ओके, बाजार इस बीच स्टेबल होते हुए 10,600 के नज़दीक है। निफ्टी 10,550 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को सपोर्ट मानकर वहीं से बाउंस हुए हैं और 21,222 का लो बनाया है। बैंक निफ्टी ने वहां से हल्की सी ऊपर आए हैं, 101 पॉइंट ऊपर है, लेकिन 21,500 के अभी भी नीचे हैं। बस थोड़ी देर में हम आपके सामने 3:20 की 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं वहां पर हम आपको राय दे दें। आरबीएल बैंक, आज सुबह सुबह बिकवाली की राय वागले साहब की तरफ से भी आई थी, और आरबीएल बैंक वागले साहब ने पहले तो कहा था 168 में बेचने के लिए और टारगेट रखा था 158 का। 161 और 159 कहाँ तक पहुंचा नीचे में? 161.50 डन फॉर द डे। ये तो लगभग टारगेट आपका हासिल हो गया। वागले साहब, अपडेट कर दीजिए क्या करना है। अनिल जी, कोई खड़ा है, होल्ड करना चाहता है, शॉर्ट पोजीशन, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। आप 168 जो कॉस्ट था हमारा, तब वहीं पर स्टॉप लॉस रख दे। मुझे लगता है 157 158 के लेवल्स मिलने चाहिए, शायद आज ही मिल जाएंगे। ओके, 157 158 के लेवल्स आ सकते हैं, तो आप पोजीशन और अपनी चाहे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहिए, ये आपके लिए सलाह आ रही है वाकई साहब की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर बढ़िया एक्शन आज बनते हुए देखा है। बायोकॉन, नितिन जी, अब बायोकॉन के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि 3-4 दिनों में 10% की रैली आ गई, स्टॉक वैसे भी ऑल टाइम हाईस पर है, वीक बाजार में होल्ड आउट कर रहा है, तो यहां से और स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी या फिर अब मुनाफा बुक कर लेना चाहिए क्योंकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है? देखिए, इसमें और स्ट्रेंथ आनी चाहिए, और लास्ट 3-4 दिनों से इसके हायर हाइस भी बन रहे थे और इसका एक ब्रेकआउट हुआ है आज के दिन में। तो मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में 460 की तरफ जाएगा, तो बिल्कुल बाय पोजीशन होल्ड करके रखें। 420 का स्टॉप लॉस बनता है और नई पोजीशन भी बनानी है तो 420 का स्टॉप लॉस रख के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 460 465 ऐसे टारगेट आते हुए लगते हैं। ओके, नजर रखिए जहां तक बायोकॉन का सवाल है, और आपको अच्छी मूव्स इसमें आती हुई दिख सकती हैं। पर दो और स्टॉक्स हम देख ही रहे हैं कि एनबीएफसीज में काफी प्रेशर रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और दो और स्टॉक्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, महिंद्रा फाइनेंस और पीरामल एंटरप्राइजेस। अनिल जी, दोनों स्टॉक्स पर आपने आज सुबह बिकवाली की राय दी थी, हमने अच्छा प्रेशर भी आते हुए देखा है, टारगेट्स भी जो पहले टारगेट्स है वो भी आते हुए दिख रहे हैं। क्या राय है सर, होल्ड करनी चाहिए इन पोजीशंस को, अगर चाहें तो थोड़ा मुनाफा बुक कर लें, या फिर और वीकनेस आ सकती है जिस तरह से स्ट्रक्चर है बाजार का? दीप, देखिए, एमएनएम फाइनेंस 195-196 की रेंज में शॉर्ट करने की राय दी थी 201 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे की तरफ पहला टारगेट 192 का था
और उसके बाद आपको अपनी कॉस्ट पर स्टॉप लॉस ले आना है। तो 192 के आसपास आपके 2000 बन गए होंगे। आज का लो जो फ्यूचर्स का है वो 190 रुपये 30 पैसे का है, तो करीबन 2% के आसपास की गिरावट जहाँ से हमने कहा वहाँ से हुई। अब आप या तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख लें या डे हाई का रखें। अगर आप पोजिशनल ट्रेड करें तो एक बार चाहें तो मुनाफा वसूल भी कर सकते हैं, वापस नीचे ऊपर आए तो फिर से बिकवाली कर लीजिए। 186 और 183 के टारगेट अगर बाजार में कमजोरी बढ़ती है तो वहाँ तक के लिए रहेंगे। पीरामल एंटरप्राइजेस हमने 1375-1385 की रेंज में शॉर्ट करने की राय दी थी और अब वापस एक बार 1355-1360 का पहला टारगेट था, एग्जैक्टली वहीं तक पहुंचा है। आज का लो 1355-56 के आसपास का है, तो या तो अब आप अपनी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस कर लें या फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे ले आए। हमने दिया था 1405 का, तो आप चाहें तो 1385 के आसपास का स्टॉप लॉस कर सकते हैं या ऊपर में फिर से मौका मिले तो बेचिए। तो ट्रेड करते रहें। ये मार्केट ऐसा है, तेजी के मार्केट में करेक्शन है तो आप बहुत लंबे मुनाफे के लिए वेट ना करें। जो पैसा जिस में बनता जाए लेते जाएं और वापस जब उछाल मिले तब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह से ट्रेड करने के लिए तैयार रहें। एक तरफा मार्केट तेजी का भी नहीं है तो एक तरफा मार्केट मंदी का भी नहीं है, दोनों तरफ के आपको एक्शन देखने को मिलेंगे और उस हिसाब से आपकी तैयारी रहनी चाहिए। जी दीप, और इस बीच मुझसे अपडेट लिया तो मैं आपके सामने एक अपडेट और रख दूं। आशु मदान साहब ने मुझे अपडेट भेजा है। उन्होंने कहा कि कल का जो उनका अपडेट था मार्केट पर, उनका व्यू थोड़ा नेगेटिव साइड पर था, मार्केट नीचे आ चुका है। भारतीय अभी भी इस कमज़ोर बाजार में ऊपर है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जो उन्होंने कल 374 में 274 में बेचने की राय दी थी वो काफ़ी तेज़ी से गिरा है। और कल मैंने उनको टारगेट भी पूछा था, मैंने कहा कि कहाँ काटना है, तो उन्होंने कहा अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार काटें। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार काटें, जहाँ भी जब भी आपको पोजीशन कट करनी है। LNT ये भी नीचे है, LIC ये भी नीचे है और भारतीय ऊपर। तो एकदम परफेक्ट पेयर है जहाँ खरीदने का स्टॉक ऊपर, बेचने के दोनों नीचे, और निफ्टी पर भी उनका व्यू नीचे की तरफ। और अब आप चाहें तो दीप मेरे डेटा तैयार हैं, 2:30 का एक बार बिगुल बजा दीजिए तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी रख देता हूँ। जी बिल्कुल अनिल जी, 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी तैयार है, बिगुल बजाते हैं। डाउ फ्यूचर्स अनिल जी ये तो स्ट्रेंथ दिखा ही रहे हैं, लगभग 100 अंक ऊपर है, 90 अंक ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स हैं, तो वहां पर कोई परेशानी नहीं है। कल की बिकवाली के बाद आज थोड़ा डाउ फ्यूचर्स रिबाउंड दिखा रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी जहां पर ऊपरी स्तरों से भारी बिकवाली हुई थी कल, इस समय आप देखें तो 0.3-0.4% ऊपर ही है। पर यूरोप के बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई है, 1.5% नीचे सारे के सारे यूरोप के बाजार दिख रहे हैं, तो वहां पर बिकवाली का दबाव आ रहा है। ओपेक मीटिंग से पहले आप कच्चे तेल पर दबाव देख रहे हैं, गोल्ड भी एकदम दायरे में है आज, और एशिया के सारे ही बाजारों में आज बिकवाली रही है अनिल जी। हांगकांग 1% नीचे था, जापान और चाइना भी ऑलमोस्ट 1% ही गिरे हैं। ओके, तो अब निफ्टी पर रेंज थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट होकर आ रही है। 10,500 से 10,700 की अब रेंज रहेगी आपके लिए। 10,500 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में 23 लाख शेयरों का ये सपोर्ट का काम करेगा अब से लेकर एक्सपायरी तक। 10,700 के ऊपर निकलेंगे तो ताकत का पहला अंदाजा बनेगा। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,800 पर है, लेकिन 10,700 ही आपके लिए रुकावट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 37 लाख शेयर कॉल्स में है, उसमें से 30 लाख शेयर तो आज ही जुड़े हैं। तो 10,700 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है 30 लाख शेयरों की, ये आपके लिए 200 पॉइंट की रेंज हो गई। अब इस 200 पॉइंट की रेंज में मेक और ब्रेक वाला मामला जो है वो 10,600 का है। 10,600 के कॉल और पुट दोनों में 18-19 लाख शेयरों का बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। और अगर आखिरी 1 घंटे में आप 10,600 के ऊपर टिके रहते हैं तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तब आप 10,675 तक भी आप आज क्लोज होते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप अगले 10-15 मिनट 10,600 के नीचे नहीं जाते हैं दीप, तो 10,675 के आसपास की डे क्लोजिंग मिल सकती है। और क्यों मिल सकती है वो मैं बता दूं कि 10,600 के कॉल्स में आज 15 लाख शेयर शॉर्ट हुए हैं और ये कॉल राइटर्स आज डाउ फ्यूचर्स को देखकर शायद अपनी शॉर्ट कवरिंग करने की कोशिश करें। तो उस लिहाज से फिर आपको 10,600 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। हो सकता है 10,675 के आसपास 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे की बात हो सकती है। उस तरफ क्लोजिंग के बेसिस पर थोड़ी रिकवरी मार्केट दिखा दे, ऐसी संभावना बन सकती है। क्योंकि 10,600 के ऊपर बने रहना
ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मजबूत है, मजबूत तो कैसे कहोगे आप, 180-90 पॉइंट नीचे, लेकिन उतना खराब नहीं। और खास तौर से आपको 18-19 लाख शेयर जो कॉल्स में शॉर्ट है 10,600 पर, ये सपोर्ट दे देंगे थोड़ा सा ऊपर आने के लिहाज से। तो अगर आपको 100-125 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर दिख रहे हैं तो शॉर्ट सेलर भी उतने ही चिंतित है जितनी तेजी की पोजीशन वाले कि हमें कल तो लॉस नहीं लगेगा। तो शॉर्ट सेलर भी तो यही सोचेगा 125 पॉइंट नीचे तो क्या कल मुझे लॉस लगेगा क्या। तो उस लिहाज से 10,600 के कॉल्स जिन्होंने बेचे हैं वो थोड़े से रिस्क पर हैं और वो थोड़ा सा ऊपर इसके चलते थोड़ा ऊपर आ सकता है। 10,650, 10,675 ये आपके लिए निफ्टी की क्लोजिंग हो सकती है डे रेंज के लिहाज से, लेकिन 10,700 के ऊपर नहीं होगी, ये ज़्यादा दिख रहा है। तो 10,675, 10,725 अब ऊपर की रेंज आपके लिए जो हो जाएगी जहां पर रुकावट है, और नीचे 10,500, 10,550 मजबूत सपोर्ट जोन ये निफ्टी पर नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी 21,000। अब अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,000, 21,100, जहां 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 21,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यही है। 21,500 ही कश्मकश वाला लेवल है, जैसा 10,600 है ना निफ्टी में, वैसा 21,500 है बैंक निफ्टी में, जो कि यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है। क्यों? 21,500 के पुट और कॉल दोनों में बैंक निफ्टी में 5-5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बराबरी वाला मामला है, तो दोनों ही एकदम बैलेंस है। तो यहाँ पर आप 21,500 के नीचे है तब तक कमजोर है, 21,500 के ऊपर निकलेंगे तो हल्की मजबूती का पहला संकेत आता हुआ दिखेगा। लेकिन कितना ही मजबूत हो जाए, 22,000 के पार जाने में बड़ा पसीना आएगा। 9 लाख शेयर वहाँ पर कॉल्स में, तो आपके लिए बड़ी रेंज 21,000 से 22,000 की है। 21,500 के नीचे जब तक है तब तक आपको और ज़्यादा तनाव में रहना है। शॉर्ट सेलर्स पहली बार तभी मुश्किल में आएंगे जब अब 21,500 के पार निकलकर आप टिकें। जब तक नीचे हैं तब तक उल्टा अभी भी बिकवाली का प्रेशर ज़्यादा। तो निफ्टी 10,600 के ऊपर है, संकेत ठीक है। बैंक निफ्टी 21,500 के नीचे, ये संकेत अच्छा नहीं। तो वही हो रहा है दीप, जो 2 दिनों से दिख रहा है ना, वही हो रहा है। निफ्टी कम मजबूत है, नहीं आज यूँ कहूँगा कि निफ्टी कम कमज़ोर है, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। 2 दिन से हम ये कह रहे थे कि निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी कमज़ोर है। आज निफ्टी कम कमज़ोर है, बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है। और फ्रेश ट्रेड में अभी आपको बचे हुए 1 घंटे के लिए लेने के लिए नहीं कहूँगा, जो पुराने ट्रेड है आप उसे निपटाने की कोशिश करें बजाय और नए कमिटमेंट करने के। मार्केट को सेटल होने दें थोड़ा, 1 आध दिन, उसके बाद देखेंगे जी। बिल्कुल आनंद जी, मार्केट को सेटल होने दीजिए, फिर नई पोजीशन लीजिए। जहाँ जहाँ मुनाफा मिल रहा है उसे बुक करिए। और बैंक निफ्टी में आप थोड़ी और कमजोरी देख रहे हैं, ये एक परेशानी वाली बात है। तो देखते हैं किस तरह से मूवमेंट आता है। 21,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, 10,600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये है आपके लिए इस समय की बड़ी खबर। चलिए नजर रखते हैं, जिस तरह से बैंक्स और निफ्टी दोनों पर ही एक्शन आ रहा है, पर इस समय वीकनेस आपको जरूर बाजार में आती हुई दिख रही है। कुछ स्टॉक्स जो आज एक्शन में हैं, विप्रो, इसके नतीजे आने वाले हैं बस मार्केट्स बंद होने के बाद ही। क्या है अनुमान बाजार का, चलिए जान लेते हैं कुशल के साथ। बताएं कुशल। बिल्कुल दीपांशु, देखिए विप्रो के नंबर्स जो है वो कमजोर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। कोविड के चलते आप इनकी डॉलर आय पर नजर डालें तो वो करीब 6.5% गिरकर 193.7 करोड़ डॉलर आय जो है कंपनी पोस्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वहां पर भी दीपांशु देखिए 70-80 बेसिस पॉइंट्स का फॉल आता हुआ दिख सकता है। 16.1% से घटकर 15.3% के मार्जिन हमारी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि ओवरऑल जो रिलैक्सेशंस और माफ कीजिएगा जो रियलाइजेशंस और साथ ही जो डॉलर आय में गिरावट हमें देखने को मिल रही है उसका इंपैक्ट इनके मार्जिन्स पर आता हुआ नजर आएगा। हालांकि जो फॉरेक्स गेन होगा, रुपी डेप्रिसिएशन जो हुई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही जो ट्रैवल कॉस्ट कम हुए हैं उससे थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा मार्जिन्स को। पर मुनाफे की तरफ अगर आप नजर डालें तो वहां पर करीब 6.25% के फॉल के साथ 2180 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब इंपॉर्टेंट है आउटलुक आगे के लिए, क्योंकि जो नए सीईओ आए हैं थेरी डेलापोर्ट, उनकी जो नियुक्ति हुई है 6 जुलाई को, वहां पर उनका क्या एक्शन प्लान रहता है आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए कंपनी की, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने जो गाइडेंस है वो रिलीज करती है, और एनालिस्ट इस पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये गाइडेंस रिलीज नहीं होगी कोविड के चलते। तो अगर मैनेजमेंट ये रिलीज करती है तो देखना होगा कि क्या नंबर्स आते हैं। ओके, नजर रखते हैं क्या नंबर्स आते हैं और स्पेशली क्या आउटलुक रहता है। गाइडेंस तो खैर शायद नहीं आएगी, पर आउटलुक कैसे देती है या फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस आउटलुक पर मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम बात कर रहे थे अभी बैंक्स और फाइनेंशियल्स की। आज एनबीएफसीज में आपने काफी सारा प्रेशर आते हुए देखा है, वहां पर भी नजर रखेंगे। पूजा हमारे साथ बताएंगी क्या प्रेशर है उसमें, पर उससे पहले सुमित जी हमारे साथ तैयार है, उनके पास एक बीटीएसटी कॉल है, तो बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए बीटीएसटी का।
बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव दिख रहा है। फेडरल बैंक यहाँ पे सेल साइड का कैंडिडेट निकल के आया है। फेडरल बैंक में बिकवाली करने का सलाह रहेगा। सीएमपी पे सेल करें, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए 53 रुपए का। फेडरल बैंक पिछले 2 से 3 दिनों में ऊपरी लेवल से दबाव दिखा रहा है और आज ये सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से गिरावट बढ़ेगी और ये 50 रुपए का लेवल भी तोड़ेगा। नीचे में जो टारगेट्स बनेंगे फेडरल बैंक के, 48 रुपए का पहला टारगेट होगा, 45 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 10,600 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो मेरे को लगता है कि और भी गिरावट आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और बैंकिंग स्टॉक्स जिस तरह से दबाव दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ से फॉल अच्छा खासा देखने को मिलना चाहिए। तो फेडरल बैंक में बिकवाली करें, 53 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस, नीचे में 48 रुपए और 48 के बाद 45 रुपए तक के लेवल फेडरल बैंक में 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए फेडरल बैंक पर बिकवाली की राय। इस समय आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था, बैंक्स और एनबीएफसीज पर प्रेशर ज्यादा है। एनबीएफसीज के लिए क्या और परेशानी हो सकती है या किस वजह से इतना ज्यादा दबाव आ रहा है? कुछ रिसर्च तैयार करी है पूजा त्रिपाठी ने। पूजा, बताइए रिसर्च से निकल के क्या आ रही है, क्यों दबाव आ रहा है फाइनेंशियल्स पर इतना? जी, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्पेस में ही इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है, ना कि सिर्फ एनबीएफसीज बल्कि बैंक ही। और वजह काफी सारे हैं। एक तो यह है कि कोरोना के मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं उसका असर इस स्पेस पर, वैसे तो बाकी सभी सेक्टर्स हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इस स्पेस में काफी ज्यादा असर पड़ेगा। पहला वजह तो यह है कि आरबीआई का खुद कहना है कि बैंकिंग सेक्टर के एनपीए बढ़ सकते हैं। मॉरिटोरियम भी बढ़ने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है और उनका ये कहना है कि FY21 में बैंक के ग्रॉस एनपीए 11 से 11.6% तक जाने का अनुमान है। वहीं FY20 में हमने देखा था कि ग्रॉस एनपीए 8.6% थे, तो वहां से एक बढ़त देखने को मिल सकती है बैंक के ग्रॉस एनपीए में। और एसेट क्वालिटी में दबाव से बैंकों को अतिरिक्त 45,000 से करीब 82,500 करोड़ की पूंजी की जरूरत भी पड़ सकती है। तो पहली वजह तो यह है, आरबीआई का खुद अब मानना है कि वो बैंक्स में दिक्कत हो सकती है। दुनिया भर में कोरोना संकट बढ़ने के भी आसार अब बताए जा रहे हैं और संक्रमण बढ़ने से आरबीआई मॉरिटोरियम बढ़ाने का भी फैसला ले सकती है। और अगर मॉरिटोरियम बढ़ता है तो उसका भी असर यहाँ पर फाइनेंशियल स्पेस में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तीसरी वजह है, WHO भी इस चीज को लेकर, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज को लेकर अब चेतावनी दे चुका है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए तमाम देश की सरकारें जो कदम उठा रही हैं वो पर्याप्त नहीं है और पहले जैसी स्थिति लाने के लिए, सामान्य स्थिति पर आने के लिए और भी काफी समय पड़ सकता है। और यहाँ पर सामाजिक दूरी, साफ सफाई और मास्क पहनने में जो लापरवाही बरती जा रही है उससे भी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं, ये WHO का मानना है। चौथी वजह यह है कि कैलिफोर्निया में हम देख रहे हैं ऑलरेडी एक आंशिक लॉकडाउन लग चुका है। वहां पर रेस्टोरेंट, बार, मूवी थिएटर ये सब बंद हो चुके हैं और माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे ये चीज, इस तरह का लॉकडाउन अब भारत में भी देखने को मिल सकता है, जो कि दिखना शुरू भी हो चुके हैं। क्योंकि जिस तेजी से भारत में फैल रहा है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट दक्षिण भारत में हो रहा है। अगर औसत नए मामलों की बात करें तो दक्षिण भारत में मामले और काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं इसका असर धीरे धीरे जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वो लॉकडाउन भी बढ़ा रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले समय में, काफी सारे फैक्टर्स हैं। आरबीआई सीधे सीधे मान के चल रही कि मॉरिटोरियम भी बढ़ सकता है और अगर मॉरिटोरियम बढ़ता है तो इसका असर पूरे ही बैंक्स और एनबीएफसीज, पूरे फाइनेंशियल स्पेस पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और हम प्रेशर भी देख रहे हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्पेस पर इस समय आते हुए दिख रहा है। बैंक्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा ये रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। आरबीएल बैंक इस समय आपको टॉप लूजर दिखेगा जहां तक वायदा कारोबार का सवाल है, पर L&T फाइनेंस हो, एक्सिस बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो, IDFC फर्स्ट हो, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल स्टॉक को देखिए तो वहां पर आपको प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है इस समय। आइए कुछ और स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर आपको भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। टोरेंट फार्मा यहां पर लंबे समय के बाद एक खरीदारी की मूव आती हुई दिख रही है। क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं, चलिए पूछते हैं कुणाल जी के साथ। कुणाल जी, टोरेंट फार्मा मूव तो अच्छी दिखा रहा है, 2400 के ऊपर भी गया है, होल्ड करता हुआ दिख रहा है स्टॉक सर? देखिए, जैसे हम लोग आज सवेरे चर्चा कर रहे थे दीपांशु, मैंने कहा था कि एक रेंज में ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और रेंज के निचले स्तरों से एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है, तो खरीदने में हर्ज नहीं है। 2325 रुपए के स्टॉप लॉस से मैंने खरीदारी की राय दी थी और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें जगह है। 2550 से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है और स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो 2550 के टारगेट से डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। तो आज फार्मा में काफ़ी तेज़ी दिख रही है और ऐसी तेज़ी डॉक्टर रेड्डीज में भी दिखती हुई नज़र आ रही है, तो दोनों ही काउंटर्स पर फोकस रखना चाहिए।
डॉक्टर रेड्डीज और टोरेंट फार्मा दोनों पर ही आप फोकस रहिए, जिस तरह से मूव्स आते हुए दिख रहे हैं इन स्टॉक्स में। चलिए, अच्छा एक्शन है इन दोनों स्टॉक्स में, नजर रखते हैं कि किधर जाएगा। वागले साहब, आज सुबह ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर भी हमने एक्शन देखा था, आईजीएल, एमजीएल, ओएमसीज, पेट्रोनेट पर भी मूव आ रहा है और अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी और फ्रेश बाइंग भी दिखी थी। 1.5% ऊपर है इस समय पेट्रोनेट। क्या यहां पर भी एक्शन बनते हुए देख रहे हैं? दीपांशु, प्राइस मोमेंट है लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है, तो मुझे लगता है ये 264, 264.50 या मे बी 265 के ऊपर जाना मुश्किल होगा, तो 1-1.5-2 रुपए के लिए मैं अवॉइड करूंगा। साइडवेज मुझे ज़्यादा लग रहा है। ओके, साइडवेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पेट्रोनेट, बट आईजीएल, एमजीएल और ओएमसीज यहाँ पर आपने अच्छा एक्शन आ जाते हुए देखा है। बंसल जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर बड़ा ब्रेकडाउन आया है आज, 222 के लेवल्स पर है, पर और गिरावट देख रहे हैं। अगर किसी को फ्रेश कॉल लेनी है तो शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन है या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए दीपांशु, शॉर्टिंग के लिए थोड़ा सा रुकेंगे। एक बार नीचे में 219 के नीचे के लेवल्स आते हैं, 219 के लेवल डिसाइसिवली टूटेंगे, तब शॉर्टिंग की राय होगी। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 223 के अराउंड चल रहा है, 220 का लो लगा है, 219 के लेवल्स तोड़ के उसके नीचे सस्टेन करता है, तब शॉर्टिंग की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पर आए। अब एक रिसर्च और इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी, जिनका सीधे सीधे तौर पर तो बंसल जी आपका कोई वास्ता नहीं है, आप बहुत दूर हैं यहाँ से, मुंबई और महाराष्ट्र से बहुत दूर। इसलिए ऐसे तो दिल्ली कोई दूर नहीं, लेकिन अभी आना जाना सब बंद है ना, उस हिसाब से बड़े दूर लगते हैं आप, लेकिन फिर भी खबर जो है वो आपके काम की और आपके इंटरेस्ट की है। आशीष बताइए, क्या है खबर, क्या है इंफॉर्मेशन, क्या है रिसर्च, जरा मुझे भी, हमारे दर्शकों को भी और बंसल जी को भी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, महाराष्ट्र में जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ आंकड़े रिपोर्ट किए, जिससे मालूम पड़ा कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में अगर आप देखें तो लिकर, शराब नहीं, लिकर की जो बिक्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। पिछले साल सेम पीरियड में अगर आप देखें तो 59% की गिरावट देखने को मिली। 2019 में अगर आप देखें तो करीब 24 करोड़ बल्क लीटर्स की खपत हुई थी, और इस बार जो है सेम पीरियड में केवल 10 करोड़ बल्क लीटर्स की खपत हुई है, यानी बेहद ऑलमोस्ट 59% की गिरावट देखने को मिली है। और ये जो गिरावट है अनिल जी, अक्रॉस द सेगमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र की डायनामिक्स देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खपत होती है शराब की, जो लिकर की जो सबसे ज़्यादा खपत होती है वो नागपुर, पुणे, मुंबई, ये सब एरियाज में होती है, और ये सभी कंटामिनेटेड जोन में आते हैं, तो जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली है। अब एक और बात कि अप्रैल के महीने में हमने देखा था कि शराब की जो दुकानें थी, लिकर की दुकानें पूरी तरीके से बंद थी, जिसके चलते भी एक प्रेशर देखने को मिला। यहाँ पर इंडस्ट्री के डायनामिक्स ऐसे हैं कि अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो कंजम्पशंस है वो बार, रेस्टोरेंट्स, होटल्स यहाँ पर होता है। ऑलमोस्ट स्पिरिट्स का कंजम्पशन देखें तो 30% जो स्पिरिट्स का कंजम्पशन होता है वो बार और होटल्स में होता है। कंट्री लिकर में 40% है, बियर में 50%, और बियर में ज़्यादा खास ध्यान देखना होगा, क्योंकि अगर आप अक्रॉस द ईयर देखेंगे तो फेब से लेके जून तक का जो पीरियड होता है वो बियर की सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरे साल में सर्वाधिक जो सेल्स होती है, कंजम्पशन होता है बियर का, इसी पीरियड में होता है। और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, क्योंकि जो बिक्री है, जो कंजम्पशन है, इसमें 72% की गिरावट देखने को मिली। एक पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि अगर आप स्पिरिट्स की बिक्री देखें तो मई के महीने में 35% घटी थी, लेकिन जून में थोड़ी सी रिकवरी आई है, और पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो जो स्पिरिट्स की बिक्री केवल 8% घटी है। कुल मिलाकर देखा जाएगा अनिल जी, तो फिर ये जो पूरा लॉकडाउन है, इसके चलते पूरे लिकर स्पेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगे जाके नंबर्स में। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ये लीडिंग प्रोड्यूसर आप देखें स्पिरिट्स मार्केट में, अगर आप देखें तो भारत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है। और रेडिको खैतान जो कि वोडका सेगमेंट में अगर आप देखें तो ये लीडर है, इनकी 55% से ज़्यादा की मार्केट शेयर है। जीएम ब्रूवरीज जो कि कंट्री लिकर बनाता है, तो यहाँ पर भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो अगर बिक्री देखें तो उसमें भी 47% की गिरावट सेम पीरियड में देखने को मिली है। और यूनाइटेड ब्रूवरीज जो कि प्योर बियर बनाता है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बंसल जी, क्या है आपका टेक्नो फंडा एनालिसिस इसका? देखिए अनिल जी, टेक्नो फंड एनालिसिस यही है अनिल जी, एक तो फील गुड फैक्टर नहीं है, बाहर नहीं जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अनिल जी देखिए, मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ, लेकिन मैं सप्ताह में एक दिन वीकेंड पर कुणाल जी को, अगले वीकेंड पे आशु मदान जी को, उसके अगले वीकेंड पे नितिन मोरारका जी को इन्वाइट करता हूँ। तो अनिल जी इस तरीके से खपत बढ़ती है। तो मेरे ऐसे अनिल जी कितने होंगे महाराष्ट्र के अंदर जो बाहर नहीं जा रहे हैं?
तो खपत पे तो अनिल जी है, और दूसरा क्या है, फील गुड फैक्टर नहीं है अनिल जी कोरोना के चलते, मतलब कि दिमाग में वो खुशी नहीं है ना अनिल जी। मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन मैंने तो आदमी एक अलग से नहीं, लेकिन मुझे इतना पता नहीं। देखो बंसल जी, हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने कुणाल जी ने पूछा है, ऐसा मतलब ऐसा सुना है कि मतलब फील गुड फैक्टर ना हो, खुशी हो या गम हो, इसमें कोई कम नहीं होता। तो फिर ये कम क्यों, ये कमी क्यों? अनिल जी देखिए, फील गुड फैक्टर गम, अनिल जी ये गम नहीं अनिल जी, ये तो हिस्टोरिकल इवेंट है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। मतलब कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज है जो हम लोग देख रहे हैं, हमारा परिवार देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। तो अनिल जी ये कोई गम वाली चीज नहीं है, ये तो मतलब कि हिस्टोरिक इवेंट है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज ले लेंगे तो कल कोई वैक्सीन आ जाएगा। तो वैक्सीन तो अनिल जी अपनी स्पीड से ही आएगा। ठीक है बंसल जी, बिल्कुल आप पर भरोसा रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, आशीष चिंता न करें, बाद में नया लिंक तैयार कीजिएगा कि खपत भी सामान्य हो चुकी है। अब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और बंसल जी कुणाल जी को, नितिन जी को, सबको घर पर बुलाकर दावत दे रहे हैं। तो इसकी लिंक भी आप जल्दी बनाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में ये जो खपत घटी है उस पर ये खास जानकारी आपको आशीष ने दी है। आइए आगे बढ़ते हैं, और स्टॉक्स जो एक्शन में है वो मैं आपके सामने जल्दी से रख दूँ। इस बीच छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई, विश्वेश चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। विश्वेश जी का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। और जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह विश्वेश जी से करेक्शन बहुत मुश्किल काम है, चाहे लाइव हो चाहे फ़ोन पर हो। तो विश्वेश जी का कनेक्शन फिर से कट चुका है। और वैसे तो इस वक्त जिस एरिया में विश्वेश जी रहते हैं मुंबई में, वहाँ पर भारी बारिश भी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश चल रही है, तो नेटवर्क का इशू आ रहा है। आशीष माहेश्वर साहब भी हमारे आज के मेहमान हैं, वो भी इसी एरिया में रहते हैं, इसके आसपास से, उनसे भी कनेक्शन नहीं हो पाता है। तब तक सुमित जी ने मोर्चा संभाला है, और वो कह रहे कि कितना ही मौसम खराब हो, ये मौसम खराब होता है छोटे मोटे एयरप्लेन्स के लिए, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों के लिए, इन सब के लिए। सैटेलाइट, इसके लिए ऐसे मौसम से कोई फर्क पड़ता नहीं। तो सुमित जी का सैटेलाइट तैयार है इस खराब मौसम में भी पूरी तरह से अंतरिक्ष में जाने के लिए। बिगुल जी, सुमित जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा। ऐसे मौसम में एक सैटेलाइट मिल गया है, एक स्टॉक मिल गया है। 2:50 स्टॉक का भाव 276 रुपीज 50 पैसा। 279 280 तक इसको बिंदास बाई कीजिए। स्टॉक का नाम है EID पेरी इंडिया लिमिटेड, EID पेरी इंडिया लिमिटेड, जिसका सिंबल है EID पेरी। ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले 5 से 7 दिनों में छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला, और आज उसका ब्रेकआउट है। ऐसा लग रहा है कि EID पेरी में यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 295 का होगा पहला टारगेट, 295, और वो लेवल अगर टूटते हैं तो 300 का लेवल भी ये स्टॉक क्रॉस करेगा। तो स्टॉक को बाय करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, जो आज का लो है 262 265 के आसपास, 262 265 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 1 से 2 दिनों का ट्रेड है, 295 से 300 का टारगेट होगा EID पेरी के अंदर। ओके, 295 300 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। ये है EID पेरी में तेजी करने की राय आपके लिए। विश्वेश जी तैयार है हमारे साथ फोन लाइन पर बिगुल के साथ। स्वागत। छोटा ऑप्शन, बहुत बड़ी कमाई। विश्वेश जी, जैसे ही पता चला कि आप है फोन लाइन पर है, तो मैं गलती से छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई को छोटा ऑप्शन बहुत बड़ी कमाई बोल गया। एक तो आपके नाम की वजह से, और दूसरा आपने जो कल वो बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी कि जैसे ही 22,400 टूटे, मेरे इंतजार मत करना, मेरे नाम से आप पुट ऑप्शन खरीद लेना, और वो हो गया सुपर हिट। तो अब बताइए आज कौन सा ऑप्शन है? सर पहले ट्रेड ले लेते, फिर लॉजिक बताता हूँ। 10,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदना है। बिल्कुल। हाँ, 10,500 का निफ्टी का कॉल ऑप्शन 10,500 का निफ्टी का 16 जुलाई का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 160 रुपीज के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में मूवमेंट है, मुझे लग रहा है कि इस 140 का स्टॉप लॉस रखना है इस ट्रेड में, और मुझे लग रहा है निफ्टी यहाँ से एटलीस्ट 100-150 पॉइंट रैली करेगा। ठीक है, तो उस लिहाज से आप बाय करिए। पहला टारगेट होगा 200 और दूसरा टारगेट होगा 230 ऑप्शन के ऊपर। अब मैं लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये है अनिल जी कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.58 के आसपास चल रहा है, जो हाईली ओवरसोल्ड है,
और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल 1.22 के आसपास है। आज के दिन में हम नीचे आए हैं, हैवियर राइटिंग हुई है। अगर मैं डेटा आपको बताऊं तो जिस हिसाब से 10,600, 10,700, 10,800 के कॉल में राइटिंग हुई है, और अगर यहाँ से हम आज का वीवैप 10,645 निकाल देते हैं तो एक इंट्राडे में फॉर्मेशन बनता है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो अगर वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिहाज से निफ्टी में एटलीस्ट 100-150 पॉइंट की रैली बनती है, मतलब वापस 10,800 तक। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी इज अ वेरी वेरी लॉजिकल स्टेप, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। लेकिन एक डिस्क्लेमर बताऊंगा कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक हो गया है। पुट कॉल रेशियो है ओवरसोल्ड, लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है, तो डेटा की वजह से पुल बैक आ सकता है, लेकिन ओवरऑल प्राइस की वजह से नेगेटिव है। इसीलिए हम ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में, जो मुझे लग रहा है यहाँ से 100-150 पॉइंट चल सकता है। तो निफ्टी में 10,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 140 का स्टॉप लॉस रखिए, पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 220। तो अच्छा, आप कह रहे हो कि 100-150 पॉइंट निफ्टी यहाँ से बढ़ सकता है, यानी कि 10,625 पे है तो हम यहाँ से 10,725, 10,750 के आसपास आ सकते हैं, जहाँ पर आज हम खुले थे, तो करीबन वहाँ तक एक बार आ सकते हैं। तो क्या बैंक निफ्टी पर भी फिर इस हिसाब से 21,800, 22,000 की रेंज तक वापस पहुँच सकते हैं? क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा भी 2,000 पॉइंट है, ऊपरी स्तरों से 1,800, 1,900 पॉइंट तो गिरा ही है। तो क्या बैंक निफ्टी पे भी 500, 600, 400 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है? देखिए, बैंक निफ्टी का तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। बैंक निफ्टी का अगर पुट कॉल रेशियो 1.5, 0.7 चलता है तो मेरे हिसाब से वो तो ब्लाइंड बाय बनता है, लेकिन उसमें स्प्रेड करना होता है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको, जब हमारी बात हुई थी कल, तो मैंने क्या कहा था कि 22,400 के नीचे एक लार्जर पैटर्न ब्रेकडाउन होता है, तो वो पैटर्न ब्रेकडाउन है। जब तक बैंक निफ्टी 21,700 के ऊपर नहीं जाता है तब तक वो वैलिड है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी पुल बैक आएगा, लेकिन रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस निफ्टी का बहुत ही ज्यादा होगा, तो इसीलिए मैंने निफ्टी का ट्रेड चुना है। बट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बैंक निफ्टी और ज्यादा ओवरसोल्ड है, और आज अगर आप देखेंगे तो अंधाधुंध कॉल राइटिंग हुई है, तो अगर रैली आती है तो मुझे लगता है शार्प शॉर्ट कवरिंग भी पेंडिंग है। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट एनालिसिस है आपका डेटा का। तो ये बैंक निफ्टी 21,700 तक की जगह बना सकता है। बात वही है कि जब मजबूती करनी हो तो निफ्टी खरीदो, और जब शॉर्ट करना हो तो बैंक निफ्टी करो। ये विश्व जी ने कहा है, कल आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए बोला था, आज निफ्टी खरीदने को बोला है। तो ये एकदम क्लियर कट आप है ना, डेटा और एक्सपर्ट का माइंडसेट दोनों एक साथ पड़ी है। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी की। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कौन सा है विश्वेश जी? फ्यूचर ट्रेड है, काफी कन्विंसिंग ट्रेड है। हाँ, बताइए ना सर। जी, तो बात करना है, फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो कल के दिन में बहुत ही ब्रिलियंटली, उसकी बहुत ही कहेंगे मार्च से पहली बार 1430 के ऊपर क्लोज दिया है कोलगेट में, और जिस प्राइस वॉल्यूम हिसाब से वो कोलगेट में मुंह आया है 1430 के ऊपर, मुझे लगता है एटलीस्ट नहीं तो भी यहाँ से 1,500 रुपए तक का मुंह आएगा। आज फॉर सम रीजन हम 1,450 तक गए थे और वहां से पुल बैक आया है, और मुझे लगता है 1430 इज अ वेरी गुड एंट्री। आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, 1415 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। 20 आज का लो है, तो 15 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर चल गया तो 1480 और 1500, ये दो टारगेट के लिए कोलगेट पामोलिव खरीदना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा पूरे एफएमसीजी बास्केट को, और 3 महीने के कंसोलिडेशन से निकला है, जो मेरे ख्याल से बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, उसी सारे सेटअप में हुआ था। तो मुझे उस लिहाज से कोलगेट पामोलिव काफी अच्छा लगता है। ओके, कोलगेट पामोलिव कितना? 1470, 1480, ये है ना टारगेट? मेरा टारगेट रहेगा 1480, 1500। 1480 और 1500, ये टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी कोलगेट में। स्टॉप लॉस क्या है विश्वेश जी? 1415। ओके, बस ठीक है, परफेक्ट। तो एक सीधा स्टॉक खरीदना है, एक सीधा निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है, ये दोनों में खरीदारी करने की राय। तो विश्वेश जी इतना बेरिश नहीं है, और मैं भी आपको 2:30 बजे यही बात कर रहा था कि देखिए, डेटा उतने ख़राब नहीं है जितना आपको लग रहा हो। स्पेशली बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी के डेटा बेहतर हैं। 10,550, 10,625 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। विश्वेश जी, और कोई पिक्स है या हो गई? देखिए, मुझे तो मार्केट इतना बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी, इनफैक्ट डाउ अगर आप देखेंगे तो 110 पॉइंट ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि डाउ जब तक 25,900 नहीं तोड़ता है तब तक मुझे लगता है कि उसमें भी एक अपवर्ड स्विंग आ सकता है। तो उसके चलते हमारे मार्केट में स्ट्रॉन्गर पॉकेट्स को बाय करने की मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। लेकिन वंस वी सेटल डाउन बिलो दैट 25,900 ऑन अ डाउ, देन प्रोबेबली शायद हम यहाँ पे रिपल इफेक्ट देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ये 2 ट्रेड ही है अनिल जी। ओके,
ठीक बात है। चलिए, तो जब तक 25,900 के नीचे डाउ बंद ना हो तब तक डाउ में भी घबराइए मत। जो बंद होते हैं वो स्पॉट लेवल के ध्यान है, फ्यूचर्स ना देखें, ये ध्यान में रखिएगा आप। शुक्रिया विश्वेश जी, 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और अब वागले साहब का BTST आपके सामने। जी वागले साहब। अनिल जी, डॉक्टर रेड्डीज बाय करके चले 3987 3988 के करंट भाव से। 3950 का स्टॉप लॉस होगा और 4050 का मुझे लगता है ये कल सुबह ही मिलना चाहिए, पहले 1 या 1.5 घंटे में। मेरा ये BTST होगा। ओके, BTST के तौर पर 3990 के आसपास आप खरीदें डॉक्टर रेड्डीज। 3950, 40 रुपए नीचे आपका होगा स्टॉप लॉस का लेवल। 4050 के टारगेट के लिए करें यहाँ पर खरीदारी। आइए, हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट आशीष महेश्वरी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। काफी मुश्किल से उनसे कनेक्शन हो पाया स्काइप पे। आशीष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पर राय दें, इतना बैंकिंग और NBFC शेयरों के कमजोर होने की वजह आप क्या समझ रहे हैं, क्या कुछ सुन रहे हैं, और क्या ये करेक्शन लंबा चलेगा या फिर ठीक है रनिंग करेक्शन के तौर पर इसे देखें? जी, मैं अनिल जी इसको एक रनिंग करेक्शन के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप निफ्टी का कंपोजिशन देखें तो ऑलमोस्ट 24% हिस्सेदारी BFSI सेगमेंट की है। तो यदि मार्केट डाउन होता है कभी भी, तो हमेशा उसको जो लीड करेगा वो ये बैंकिंग सेक्टर ही करेगा। और मेरा मानना है बैंकिंग सेक्टर जरूर 3.25% डाउन है, पर ऑटो और मेटल भी उनके कंधे से कंधा मिला के थोड़ा सा मार्केट को वीक कर रहे हैं। बट मैं इसको एक थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दौर ही कहना चाहूंगा। मेरा मानना है कि गिरावट पे इनफैक्ट बाइंग के मौके ढूंढना चाहिए, और मेरा मानना है इनफैक्ट कल बाजारों में कल से दोबारा तेजी देख सकते हैं। तो इस लेवल पे बिल्कुल शॉर्ट करके या पैनिक में आकर लॉस बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सिलेक्टिव बाइंग बिल्कुल की जा सकती है। बिल्कुल चुनिंदा खरीदारी करें, डरे नहीं, घबराए नहीं। एक दिन के करेक्शन में ये ना सोचे कि ट्रेंड बदल गया और हो सकता है कल ही आपको रिकवरी आती हुई दिखे। ये है राय आशीष जी की। और अभी अभी विश्वेश जी भी निफ्टी पर खरीदारी करने की राय देके गए। और सबसे पहले आप एक नजर रखिए, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में प्रीमियम बढ़ती हुई दिख रही है, ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अब थोड़े थोड़े शॉर्ट कवरिंग के संकेत आना शुरू होते दिख रहे हैं। निफ्टी में थोड़े शॉर्ट कवरिंग के संकेत आने शुरू हो रहे हैं। तो आखिरी आधे घंटे में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है। ऐसे में 2 बैंक्स पर करते हैं फोकस, एक तो है बंधन, दूसरा फेडरल। इन दोनों बैंक के नतीजे आएंगे कल, और नतीजे कैसे रहेंगे ये बताने के लिए तैयार है पूजा त्रिपाठी। पूजा, बताइए। जी, पहले फेडरल बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। इस बार जो ग्रोथ दिखेगी हमें, कोर प्रदर्शन जो इनका रहेगा वो कमजोर रह सकता है। जो ब्याज से आया है उसमें मामूली 10% की बढ़त रहेगी। प्रोविजनिंग इस बार काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। अगर साल दर साल देखें तो 136% की ग्रोथ कंपनी के प्रोविजनिंग में देखने को मिल सकती है, और फिर उसी का असर कंपनी के मुनाफे पर भी पड़ेगा, और 32% की गिरावट कंपनी के मुनाफे में रहेगी। ग्रॉस एनपीए हम इस क्वार्टर मान के चल रहे हैं कि स्टेबल है। हालांकि कमी शायद देखने को मिले, 2.8% से घटकर ये जो नंबर्स आए 2.7% के आसपास रहे। लेकिन जो इनका मॉरिटोरियम बुक है, और ये सिर्फ फेडरल बैंक के लिए नहीं, जितने भी बैंक अब अपने नतीजे घोषित करेंगे, मॉरिटोरियम बुक को लेकर किस तरह के कमेंट्स आते हैं, आगे उनको कितनी मॉरिटोरियम करनी पड़ सकती है, और उसके सामने कितनी प्रोविजनिंग यहाँ पर इनको करनी पड़ेगी, ये तमाम कमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस तिमाही के लिए। वैसे तो हमने जब Q1 FY21 के ऑपरेशन नंबर्स देखे थे वो अच्छे ही थे, डिपॉजिट और में तो अच्छी ग्रोथ दिखी थी, लेकिन एडवांसेस सिर्फ 8% बढ़े थे, और उसी से एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार NII में जो ग्रोथ रहेगी वो धीमी रहेगी। अब बात करते हैं बंधन बैंक के नंबर्स की। ये भी कल ही आने वाले हैं, और यहाँ पर बैंक का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहने का अनुमान है। जो कि कोर प्रदर्शन रहेगी वो अच्छी रहेगी। NII यानी कि ब्याज से आए 21% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन इनके एसेट क्वालिटी और प्रोविजनिंग दबाव दिखेगा। यहाँ पर प्रोविजनिंग में 44% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। अगर साल दर साल देखेंगे तो 3 गुनी बढ़त बैंक के प्रोविजनिंग में देखने को मिल सकती है। मुनाफे पर भी फिर इसका असर पड़ेगा, और ग्रॉस एनपीए बढ़ने की आशंका इस बार बताई जा रही है। लेकिन कोर प्रदर्शन बेहतर रहेगा। हमने अभी जब अपडेट आए थे उसमें देखा था कि लोन में भी अच्छी ग्रोथ हुई थी, डिपॉजिट रेशियो भी काफी अच्छे थे बैंक के। लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट यही होगा कि एसेट क्वालिटी को लेकर क्या कॉमेंट्स आते हैं, मॉरिटोरियम बुक्स को लेकर क्या कमेंट आते हैं। दोनों ही बैंकों के केस में ये काफी अहम होगा देखना। ओके, तो ये है आपके लिए दोनों बैंक्स पर राय। और इस बीच वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो, इससे पहले इन दोनों बैंक्स पर एक राय आशीष जी से ले लूं। आशीष जी, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, नतीजे आने वाले हैं, क्या करना चाहिए इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, आपकी क्या राय है? देखिए, फेडरल बैंक की जहां तक बात करें, मेरा मानना है कि
नतीजे खराब ही आने वाले हैं, क्योंकि काफी सारा मॉनिटरिंग भी एक्सटेंड हुआ है। और आपको ध्यान हो मार्च क्वार्टर में भी जो उनके नतीजे थे वो काफी डिसअपॉइंटिंग ही रहे थे। तो इसके कारण से स्टॉक जो 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता था ऑलरेडी 60 के आसपास आ गया है। तो मेरा कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इस क्वार्टर में कोई बहुत इंप्रूवमेंट आएगा फेडरल बैंक में, तो इसको अभी भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। इनफैक्ट शॉर्ट करके भी यदि किसी को जाना है तो फेडरल बैंक एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट भी है। जहां तक बंधन की बात है तो जैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार न्यूज आया कि उनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें ईयर ओवर ईयर ऑलमोस्ट 35% का उन्होंने ग्रोथ दिखाया, क्योंकि अभी चूंकि स्पेंडिंग कम हो गया है उस सेगमेंट में जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट करके अपना पैसा मोबिलाइज कर पैसा बैंक्स में रख रहे हैं। तो उसका बेनिफिट एक बंधन बैंक को मिल सकता है। जरूर एनपीए में थोड़ा इजाफा होगा, बट यदि थोड़ा बहुत बाइंग करना है तो मेरा मानना है गिरावट पर कल के रिजल्ट आने के बाद जो थोड़ी गिरावट आएगी उसके बाद बंधन बैंक में ट्रेडर्स पोजीशन ले सकते हैं। ये भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट आधे रेट पे मिल रहा है, तो गिरावट पर बंधन बैंक को एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। ओके, गिरावट पर करें एक्यूमुलेट, ये है राय आपके लिए। रिजल्ट आने के बाद ट्रेड करें, ये रहेगा ज्यादा बेहतर। आइए अब लेते हैं बीटीएसटी कॉल्स, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बसिन साहब, तो उनके बीटीएसटी कॉल्स आपके सामने रख देते हैं। बसिन साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, बीटीएसटी कॉल्स आपके, और अगर कोई अपडेट भी देना चाहें। सर अपडेट तो ये है, आईजीएल आपको बाय दिया था वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, और दूसरा एमजीएल भी बढ़िया चल रहा है जी। मैं अभी भी सोचता हूँ बैंक्स में इस हफ्ते जरूर कोई न्यूज आनी है ऑन रिकैपिटलाइजेशन, और मॉरेटोरियम नहीं बढ़ाया जाएगा। एमजीएल आपको बहुत रिकमेंड किया था, दैट इज हिटिंग न्यू हाईज, तो स्टे पुट, और ये मौका है अच्छे बैंक लेने का। आप कहें तो मैं बीटीएसटी दूं, वो भी एक बैंक ही है और एक ही बाय कॉल है। जी सर, बताएं सर। पहली सुबह के जो कॉल थे सर वो दोनों खड़े हैं, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक एंड आईजीएल। अभी मेरा बाय है, मेरा फेवरेट शेयर सर बैंक ऑफ बड़ौदा 4850 है, 47 का स्टॉप लॉस, 52, 50 या 55, ये फिर ये दोनों टारगेट्स हैं। एंड आई एम वेरी श्योर दैट दिस वीक यू विल हियर सम गुड न्यूज ऑन द बैंक, रिकैपिटलाइजेशन, नो एक्सटेंशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। वाह, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग की तो जोरों से खबर चली रही है, वो आ गया तो बैंक्स के लिए बहुत अच्छा है। नो मॉरेटोरियम और भी अच्छा है, डबल अच्छा, और साथ ही रिकैपिटलाइजेशन आ जाए तो ट्रिपल अच्छा। तो फिर वापस से हम 23,000 के दर्शन भी जल्दी से कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जोश, कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने के लिए सर शुक्रिया। तो चलिए, अच्छी खबर का इंतजार रहेगा, और जैसे खबर आएगी सर आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर फिर से एक बार। शुक्रिया बसिन साहब, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की पिक देने के लिए। 48.50 पर खरीदिए, 47.47 का स्टॉप लॉस, 52.50 और 55 तक के टारगेट के लिए। कल सुबह फिर से आपसे होगी मुलाकात। तो बैंकिंग शेयरों में शॉर्ट ना रहें, ये बसिन साहब की राय है। और अगर आप में है ताकत, हिम्मत और रिस्क लेने की कैपेसिटी, तो थोड़ा थोड़ा खरीद भी लें, सिंपल चीज़ें, ये है राय। तो बैंक से लिए अच्छी खबर आने की संभावना आपके लिए बनती हुई दिख रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त तैयार हैं कुणाल जी और राकेश जी अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। और पता नहीं ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है, कहीं कोई बाय कॉल ना है। आज सेकंड हाफ में ज़्यादातर बाय कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो फार्मा में, एफएमसीजी में आ रहे हैं। आइए बिल्कुल बजाते हैं, पता चलेगा कुणाल जी, राकेश जी क्या करने वाले हैं। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय ये है, और खरीदना है टाटा केमिकल। इसके अंदर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, टेक्निकल पैटर्न बढ़िया है, और मेरे को लगता है अनिल जी रैलीज जो भागा है उसमें काफी स्टेक टाटा केमिकल के पास है। तो टाटा केमिकल भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और शायद इसमें जो करेक्शन चल रही थी पिछले 4 दिनों से वो खत्म हो रही है। टाटा केमिकल को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, जैसे राकेश जी ने कहा, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, स्ट्रक्चर बहुत दमदार है, और अगला रेजिस्टेंस 320-25 के आसपास है। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 300 पर 300 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 315 रुपए का, दूसरा टारगेट 320 रुपए का। तो 315-320 के टारगेट के लिए टाटा केमिकल्स में खरीदारी कराएं। ओके, ये है आपके लिए राय, टाटा केमिकल पर खरीदारी करने के लिए। आज से मैंने तो अंदाज से बोला था, आपने दिल पे लिया बंसल जी, और खरीदारी की कॉल दे दी। लेकिन अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा
टाटा केमिकल 306 रुपए में खरीदना है, 300 रुपए का स्टॉप लॉस, 315 और 330। आइए अब वायदा कारोबार के शेयरों का ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो बताएंगे कौन बैन में जाएंगे और कौन बाहर निकलेंगे। तो आशीष के लिए बिगुल बैन से बेनिफिट का। आशीष, थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया ना आपके बैन में आने जाने वालों का? बहुत ट्रैफिक बढ़ गया अनिल जी। काम मुझे याद आता है कि एक जमाने में केवल 1-2 स्टॉक हुआ करते थे और लगातार सिर्फ उनका ही नाम लिया जाता था इस लिंक में, लेकिन अब देखें तो सूची दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। ओके, बताइए बाहर कौन कौन आएंगे? 6 है ना अभी इस वक्त? अनिल जी 7 बैन में थे स्टॉक, उसमें से अगर आप देखें तो एक ग्लेनमार्क है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है वो घटकर 80% आ चुकी है, यानी पूरी संभावना है ग्लेनमार्क तो बाहर निकल जाएगा। ओके, ग्लेनमार्क बाहर आएगा। दूसरा बस एक ही? बाहर निकलने वाले में सिर्फ एक ग्लेनमार्क ही है। ओके, और अंदर जाने में कौन कौन है? एंट्री में लंबी सूची अनिल जी। कैनरा बैंक देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 103% हो चुकी है, यानी पूरी संभावना ये स्टॉक बैन में आएगा। आरबीएल बैंक 103% है। माइंट्री बॉर्डर लाइन पर है, 95% है, संभावना तो लगी रही है फिलहाल अगर आप देखें तो कि ये बैन में आ जाएगा। और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग यहाँ पर भी थोड़ा क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 93% है, 95% के पार जाएंगे तो ये बैन में आएगा। ओके, तो माइंट्री और एल&टी फाइनेंस डाउटफुल है, लेकिन कैनरा बैंक और आरबीएल ये पक्का बैन में आएंगे। नितिन जी, ये दोनों पर आप जरा डेटा वेटा देखिए कि क्या कल बैन में आने वाले हैं, तो इनमें कोई ट्रेड बनता है क्या? बनता है तो क्या बनता है वो बताइए। आराम से, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से डेटा देखिए, कोई जल्दी नहीं। तब तक क्या है, मैं 1-2 सवाल दूसरे ना आशीष जी से ले लूं। आशीष जी, ये एफएमसीजी शेयरों में बढ़िया खरीदारी हो रही है, सबको कोलगेट बड़ा पसंद आ रहा है, बाकी लीवर कल चली गया था, तो क्या यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए कि ये बड़े महंगे हो गए हैं? देखिए, सबसे पॉजिटिव बात तो ये है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी घर पे हैं, लॉकडाउन में है, तो जो एफएमसीजी कंपनियों का जो एक डिमांड है वो कम होने वाला नहीं है। तो आप चाहे ब्रेड होगा या आपका बटर होगा या बिस्किट्स होंगे, तो ये कंजम्पशन तो बिल्कुल जारी रहने वाला है। तो मेरा मानना है जरूर थोड़े स्टॉक महंगे हो गए हैं, हमने एक अच्छा रनअप देखा है, बट यदि आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिल्कुल एफएमसीजी कंपनियों के परफॉर्मेंस में आपको कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, कोई डीग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं तो बुलिश हूँ इनफैक्ट एफएमसीजी कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, और मेरा मानना है यहाँ पे इमामी और कोलगेट और इवन एचयूएल, ये तीनों स्टॉक्स में अभी भी पोजीशन ली जा सकती है। तो यह है आपके लिए राय। आइए, इंश्योरेंस कंपनियां, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार करने वाली कंपनियां, इन पर भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई और मानसी वो रिपोर्ट लेकर हमारे साथ है। आइए जानते हैं क्या है रिपोर्ट, क्या है कंटेंट और किस तरह से असर इन लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार करने वाली कंपनियों पर पड़ेगा। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। एक रिपोर्ट के तहत ये माना जा रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अब जल्द से जल्द रिकवरी आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी तिमाही यानी कि Q2 FY21 तक सेक्टर के हालात बेहतर होने की संभावना है। अप्रैल मई के मुकाबले जून के प्रीमियम ग्रोथ की अगर बात करें, कटौती अब भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब धीरे धीरे कटौती के लेवल्स जो हैं वो कम होते हुए दिख रहे हैं, तो सुधार है यहाँ पर। Q1 FY21 में अगर प्रीमियम्स की बात करें तो 12.9% की कटौती यहाँ पर सालाना आधार पर देखने को मिली है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा योगदान LIC का, करीब 74% मार्केट शेयर LIC का देखने को मिलता है। अब रिकवरी कैसे आएगी, इसे अगर समझने की कोशिश करें तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कामकाज में ऑलरेडी सुधार हम देख रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की बिक्री पर अब फोकस है। पहले जब लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से थी देश में, तो ना बिक्री हो रही थी और इनफैक्ट ना के बराबर ही, क्योंकि ना खरीदने वाले बाहर निकल पा रहे थे ना बेचने वाले बाहर निकल पा रहे थे। लेकिन अब डिजिटल माध्यम से बिक्री बढ़ती हुई दिख रही है, बिक्री में उम्मीद भी अब ज्यादा आती हुई दिख रही है। Q2 FY21 और Q3 FY21 में अच्छी बिक्री के अनुमान लगाए जा रहे हैं। निजी कंपनियों में
ग्रोथ जल्दी होने की संभावना भी है। अब ढेर सारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर होंगे, इनका सीधा ये मतलब है कि प्रीमियम कलेक्शन का ट्रेंड जो है उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। अप्रैल में जहां पर 32% की गिरावट थी, मई में वो 25% की हो गई है और जून तक आते हुए 10% की ही गिरावट बची है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुधार आ रहा है। इसी वजह से ब्रोकरेज की भी पॉजिटिव रडार पर है। जेफरीज की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में खरीदारी की राय है, वहीं एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ में भी एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और मैक्स फाइनेंशियल में होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। ओके, तो ये है रिपोर्ट जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आशीष जी, आपसे जानना चाहता हूं, इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में क्या आपको लगता है इन लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए या करेक्शन का इंतजार करें? आपकी पसंदीदा शेयर कौन सी है? मैं थोड़ा सा और इंतजार करना चाहूंगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा मानना है कि जरूर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, पर जिस ग्रोथ के चलते हुए हम उनको उतना रिच वैल्यूएशन देते थे, वो ग्रोथ बहुत जल्दी कोई लौटने वाली नहीं है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ है और जो नौकरियों के ऊपर भी जो संकट आया हुआ है पूरे देश भर में, तो उसका खामियाजा भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना आपका उतना प्रायोरिटी में नहीं आता यदि आपके पास में अनसर्टेनिटी हो जाती है लाइफ में आपकी, या नौकरी में या बिजनेसेस में। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अभी भी थोड़ा सा रुकना चाहिए इस सेक्टर में निवेश के लिए। इसकी बजाय एएमसी बिजनेसेस या गोल्ड लोन कंपनीज, वो मुझे बेहतर बेट अभी भी नजर आती हैं। बिल्कुल, तो चलिए ये है आपके लिए राय लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर। आइए अब मार्केट में लाइफ बनने के लिए सुमित जी हैं तैयार और देंगे अपना एक दमदार कॉल बीटीएस डबल टी का बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, सेल साइड का स्टॉक है आईटी स्पेस में गिरावट अब आ रहा है। टीसीएस 2175 2172 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टीसीएस में रिसेंट के जो 2 दिन पहले के लो लगे थे वो ब्रेक हो रहे हैं और उसके नीचे अब ये ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है और पिछले 5 दिनों से टीसीएस ऊपरी लेवल से रोज धीरे धीरे करके गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब टीसीएस में यहाँ से गिरावट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेल का व्यू लेके काम करना चाहिए टीसीएस में। इस हफ्ते में 2170 के नीचे अगर ये क्लोजिंग मिल जाती है तो इस हफ्ते में टीसीएस में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसमें 2125 और 2090 ये टारगेट्स हमको टीसीएस में देखने को मिल सकते हैं। 2125 और 2090 ये टारगेट्स के लिए टीसीएस में सेल का व्यू लेके काम करें। ऊपर में स्टॉप लॉस लगाए 2230 2240 के आसपास। 2230 2240 जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक टीसीएस में अब लगता नहीं है कि कुछ खास तेजी देखने को मिलेगा नहीं, और वैसे भी ये थोड़ा सा ओवरबॉट है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलनी चाहिए। 2125 2090 के टारगेट्स के लिए सेल का व्यू लेके काम किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस में बिकवाली करने की राय। भाई साहब, अगर आप टीसीएस बेचोगे सुमित जी तो मार्केट ऊपर कैसे आएगा ये तो बताओ। सुमित जी। अनिल जी, मेरे को थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। जिस तरह से आज 200 पॉइंट निफ्टी गिरा है और जिस तरह से क्लोजिंग पे और अभी आप देखो 10,600 के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार जब तक कोई फ्रेश कन्विंसिंग बाय नहीं बनता है तब तक एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें बाय के लिए, क्योंकि अगर ये 10,600 के नीचे सस्टेन कर गया तो फिर सडन सेल ऑफ देखने को मिलेगा मार्केट्स के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन इस बीच ये है आपके लिए राइट टीसीएस पर बिकवाली की 2125 2090 के टारगेट के लिए और 2240 का स्टॉप लॉस लगाना है। आइए, नितिन जी भी तैयार है अपने बीटीएसटी कॉल्स के साथ और नितिन जी के लिए बिगुल। जी नितिन जी बताएं। अनिल जी, बीटीएसटी में बायोकॉन हम लोग लेके जाएंगे जिसका प्राइस अभी 439 है और मुझे लग रहा है कि ये कम से कम 460 की तरफ जाना चाहिए। आज इसमें 7.5% का ओआई बिल्डअप है और बहुत दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट है विथ गुड एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट, तो मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव साइड अच्छा मूव देगा। इसमें स्टॉप लॉस हम लोग 432 का रखेंगे, यानी 7 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और 20 से 25 रुपये ऊपर का टारगेट है, तो बायोकॉन में बीटीएसटी ट्रेड हम करके जा सकते हैं। ओके, बायोकॉन में यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 439 रुपये के आसपास। एक बार नितिन जी स्टॉप लॉस और टारगेट मुझे फिर से बता दीजिए प्लीज बायोकॉन के। देखिए 432 का स्टॉप लॉस होगा, यानी 7 रुपये नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रख रहे हैं। ये फ्यूचर्स के प्राइस हैं
और टारगेट कम से कम 14 रुपया ऊपर का मिनिमम टारगेट यानी 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके चलना है। टारगेट हम वैसे 460 का रख के चल रहे हैं, बट अगर 14-15 रुपया भी ऊपर मिलता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, 460 का टारगेट रखे, 432 का स्टॉप लॉस। अच्छा कुणाल जी, राकेश जी, आपने डॉक्टर रेड्डी का एक कॉल दिया आज पूरे क्लोजिंग वाले शो में, तो मुझे ये बताइए कि जब आपके शो के दौरान ऐसे कॉल्स नहीं आ रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हैं उस वक्त? क्या मतलब ऐसे बैठे बैठे क्या दिमाग में चल रहा होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा क्या क्या चल रहा होगा? कुणाल जी, राकेश जी, दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, या दोनों भी दे सकते हैं आप। मतलब ऐसा उस वक्त क्या सोचते होंगे कि देखो सब लोग कॉल दे रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं मतलब ऐसा क्या दिमाग में क्या चलता है? मेरे दिमाग में चलता है जी, ओवर टू कुणाल जी रहती है, आपस में हम लोग चर्चा जी उस समय मैं और राकेश जी निरंतर संवाद में रहते हैं, तो सारे स्टॉक्स खंगाल रहे होते हैं और हम लोग ये आश्चर्य कर रहे होते हैं अनिल जी कि दूसरों को इतने सारी कॉल्स कैसे मिल रही हैं और हम क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। तो अनिल जी इसलिए चिंता जरूर हो जाती है कई बार। ओके, बंसल जी तो आसान वाला रास्ता है, ओवर टू कुणाल जी करो, और कुणाल जी का सिंपल है, खोज जारी है। चलिए बढ़िया है, तो खोजते रहे, खोजते खोजते कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। जितने गहरे जाएंगे उतने बढ़िया मोती निकाल कर आएंगे, ऐसा हमने सुना है नदी में और सागर महासागर में। भाई अपने गए नहीं है, बाकी तो कुणाल जी और राकेश जी बता सकते हो। तो सर जरा एक डुबकी लगाइए, कुछ अच्छे हीरे मोती निकाल कर लाइए, क्लोजिंग में कल की तैयारी कर लीजिए। पिक ऑफ द डे अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। 10,600 के ऊपर क्लोज होने को तैयार है निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ी रिकवरी दिखाने के मूड में आया है, 21,400 के ऊपर आता हुआ दिखा है। 21,500 पार करना तो नेचुरली मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी रिकवरी बैंक निफ्टी में आती हुई दिख रही है जो काम की है इस वक्त। तो कम से कम थोड़ी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में हल्की सी रिकवरी आपके सामने आती हुई दिख रही है आज के सेशन में। लेकिन 3:20 हो गए और आप बिगुल बजा दीजिए, तो मैं खुद ही अपनी स्वयं की स्ट्रेटेजी आपके सामने स्वयं रख देता हूं। लाइए बिगुल बजाइए। ओके, इस वक्त डाउ फ्यूचर्स चल रहे हैं 100 पॉइंट ऊपर, 103 पॉइंट ऊपर है, और बाकी यूरोप के बाजार में तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। 1-1.5% कमजोर रहने तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अमेरिका से मतलब है, और अमेरिका में 100 पॉइंट की तेज़ी है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन आज भी हो सकता है, भले कल जितना ना हो, जहां 600 पॉइंट डाउ ऊपर नीचे हुआ है, 700 पॉइंट, और नेस्डेक लगभग 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है, उससे कम भी हो, लेकिन वॉलेटिलिटी तो रहेगी। तो इस वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो आज की क्लोजिंग दिख रही है वो मैं आपको बता दूं। 10,600 के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग है, बहुत कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन सपोर्ट जोन में बंद हो रहा है, और सपोर्ट जोन 10,550, 10,625 का है। बैंक निफ्टी 21,500, 21,650 के सपोर्ट जोन से थोड़ा सा नीचे बंद हो रहा है, तो कंफर्ट नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आज फ्रेश पोजिशन ना बनाएं, कल की कल देखी जाएगी, कुछ भी ना करें वो बेहतर है। सिंपल चीज़ें वही ज़्यादा बढ़िया है। नो ट्रेड, जो कोई ट्रेड नहीं करना अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है, और वो डिसीजन आप ले लीजिए। कल देखेंगे, आज की गिरावट को समझते हैं, पचाते हैं, देखते हैं कल क्या कुछ होता है, कल की कल देखी जाएगी। और फिर भी जिस किसी को बहुत मन ही है कि नहीं मैं तो कुछ करूँगा ही, मैं किए बगैर रह नहीं सकता, और जब तक मेरी ये 1-2 पोजीशन खुली ना हो मुझे नींद नहीं आती, तो उन लोगों के लिए निफ्टी लॉन्ग करने की राय हो सकती है। यहाँ से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 10,550 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप चाहें तो निफ्टी में तेज़ी कर सकते हैं। लेकिन करें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के जरिए। 10,700 का ऑप्शन खरीदिए, कॉल ऑप्शन, और 10,800 का बेच दीजिए, और ये आप चाहें तो एक ट्रेड बना सकते हैं। तो जी दीप, ये होगी आपके लिए राय जी। ओके अनिल जी, तो ये आपके लिए राय है। फिलहाल कोई नई पोजीशन बनाने की सलाह नहीं है। अगर आप चाहें तो ऑप्शंस के जरिए अगर ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर रहने दीजिए, थोड़ा रेट से सेटल होने दीजिए, क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर रिकवरी आई है, पर निफ्टी पर आपने वापस फ्रेश वीकनेस आती हुई देखी है। विक्स पर आज बड़ा उछाल है, तो फिलहाल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है अनिल जी की तरफ से सलाह आपके लिए इस समय। चलिए नज़र रखते हैं कुछ और एरियाज़ पर। जल्दी से 1-2 और रिसर्च आपके सामने रख देते हैं इससे पहले कि बाजार बंद हो। आज हमने देखा कि एनबीएफसीज में बिकवाली आई है। एमएनएम फाइनेंस पर अनिल जी ने आपको बिकवाली की सलाह दी थी, जहां पर टारगेट भी आते हुए दिखा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस भी बिकवाली में आया है। जो ऑटो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं या ऑटोज से रिलेटेड एनबीएफसीज हैं,
उन पर क्यों आ रही है बिकवाली का दबाव? चलिए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताइए रिसर्च क्या निकल कर आ रही है? देखिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू है दीपांशु यहाँ पर। एक तो कस्टमर्स की साइड से और दूसरा बैंकों की साइड से। कस्टमर की साइड से व्यू ये है कि कोविड-19 के चलते इनका जो ओवरऑल सैलरी कट्स और जॉब लॉसेस होते हुए दिखे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स की लोन पर लेने वाली जो ओवरऑल जो हैबिट है लोगों की, वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आई है। वहां से डिमांड जो है कम होती हुई दिख रही है। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप बैंकों को देखें तो वहां पर भी जो एडिशनल इम्पैक्ट हो रहा है, वो ये मान रहे हैं कि जो मॉरेटोरियम पर जिन भी ग्राहकों ने एग्जिस्टिंग लोन्स अभी तक लिए हुए हैं, उससे वो खासकर कॉशियस हो रखे हैं और आगे के लिए वो ये देख रहे हैं कि जो डिस्बर्समेंट के रूल्स हैं उसमें भी सख्ती की जा रही है। और अगर आप कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इसको, तो उनसे ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट स्कोर मंगाया जा रहा है बैंकों की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि बैंक्स भी काफी ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं ये लोन डिस्बर्स करने में। और साथ साथ अगर आप पर्टिकुलर वर्टिकल्स की बात करें, जैसे काफी सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, जिन पर कोविड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, उनको खासकर बैंक अभी जो लोन देने में है वो थोड़े से कॉशियस हो रखे हैं। तो यही वजह है कि आप देखिए ऑटो फाइनेंस कंपनियों के कारोबार पर साफ तौर पर आगे के लिए हमें असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट मारुति सुजुकी की जो फाइनेंसिंग हो रही है कारों की, वो अब 3 साल के निचले स्तरों पर आती हुई दिख रही है। और साथ ही जो होंडा मोटरसाइकिल्स, टू व्हीलर स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी ओवर द लास्ट 2 मंथ्स जो है प्री कोविड लेवल के मुकाबले 5 से 7% उनकी भी व्हीकल फाइनेंसिंग में कटौती आती हुई दिखी है। तो ये एविडेंट है इन डेटा के हिसाब से। और ओवरऑल भी जो मूड माहौल है, ऑटो फाइनेंस कंपनी के लिए दिक्कतें अभी आगे भी जारी रह सकती है। बिल्कुल, ऑटो फाइनेंस कंपनीज के लिए दिक्कतें आगे भी जारी रह सकती हैं और इसलिए हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर आपको प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। सिर्फ ऑटो फाइनेंस कंपनीज ही नहीं, एयरलाइंस, एविएशन स्टॉक्स यहाँ पर भी नजर रखिए। बल्कि कल हमने देखा कि ग्लोबली भी एविएशन स्टॉक्स पर बिकवाली का दबाव रहा। पर भारतीय एविएशन कंपनीज के लिए क्या आगे के ट्रिगर्स हो सकते हैं? क्यों आगे और थोड़ा दबाव आ सकता है? रिसर्च तैयार करी है पूजा ने। पूजा, बताइए किस तरह की रिसर्च निकल रही है यहाँ पर? जी, हम देख रहे हैं एविएशन कंपनियों के लिए आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें निकल कर आ ही रही हैं। रीजन वही है, बैंक्स और एनबीएफसी के ऊपर जिस तरह से कोरोना का इम्पैक्ट पड़ेगा, एविएशन कंपनियों के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसमें भी 4 वजह है। पहला तो यह है कि अब देश भर में जो लॉकडाउन बढ़ने से घरेलू मांग पर असर होगा। इनके इंटरनेशनल जो डिमांड थी वो तो प्रभावित थी ही, लेकिन अब थोड़ा बहुत डोमेस्टिक घरेलू मांग से इन्हें फायदा मिल रहा था। अब धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ने से वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ राज्यों में हमने देखा कि 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन बढ़ चुका है और कुछ राज्यों में वीकेंड में ये लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है, तो कि इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के नियमों में सख्ती संभव है। इस पर आगे एक अपडेट भी आने वाला है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सख्ती देखने को मिल सकती है। ग्लोबल स्तर पर 2021 में हवाई यात्रा की मांग में धीमापन और ज्यादा गहरा सकता है। वजह यह है कि अब कॉर्पोरेट्स की ट्रैवल पॉलिसी में भी बदलाव होने की आशंका है और धीरे धीरे वो अपने जो प्लान्स हैं, ट्रैवल प्लान्स हैं, वो कम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पहली तिमाही में इंडिगो को करीब 2670 करोड़ का नुकसान हो सकता है, स्पाइसजेट को 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। कैलिफोर्निया में आंशिक लॉकडाउन चल ही रहा है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर एविएशन कंपनियों को पड़ सकता है। और कापा ने भी, सेंटर फॉर एशिया पैसिफिक एविएशन, चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि एयरलाइंस को करीब 3 से $3.5 बिलियन की जरूरत पड़ सकती है रिवाइवल के लिए। इंडिगो शायद इस समस्या को झेल ले क्योंकि वो अपने कुछ एसेट्स बेच सकता है, लेकिन बाकी एविएशन कंपनियों को सर्वाइव करने के लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो दिक्कत अब उनके लिए भी गहराती जा रही है, इन तमाम कंपनियों के लिए। बिल्कुल नजर रखनी चाहिए जहां तक एविएशन स्टॉक्स का सवाल है। बंसल जी, आज सुबह चार्ट कॉर्नर में इंडिगो पर बिकवाली की राय आपकी तरफ से आई थी, आज बड़ी गिरावट भी आई है। पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, यहां पर क्लोज कर देना चाहिए, और गिरावट देख रहे हैं, क्या है राय इंडिगो पर? देखिए दीपांशु, हमने तो इंट्राडे के लिए कॉल दिया था, तो मेरी समझ में तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कल के लिए कल देखेंगे, शॉर्ट टर्म कॉल है, क्योंकि मार्केट में पुल बैक्स आते हैं, उन पुल बैक्स में छोटे छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो जिन्होंने बेचा है मुनाफा बांध लें। हमारे तो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, बट मुनाफा बांधने की राय है इन स्तरों पर। ओके, मुनाफा बांधना चाहें तो बांध दीजिए। आज सुबह 970 के लेवल्स के आसपास आपको बिकवाली की राय दी गई थी चार्ट कॉर्नर में इंडिगो पर। तो चलिए, ये है आपके लिए राय जहां तक इंडिगो का सवाल है।
बाजार बंद हो उससे पहले एक दो स्टॉक्स और जहां पर आपको नजर डालनी चाहिए, जिस तरह से आज भारी बिकवाली आपने आती हुई दिखी है। सुमित जी, आज L&T फाइनेंस पर बात नहीं हुई, बाकी फाइनेंस स्टॉक्स तो हमने देखे काफी भारी गिरावट हुई है, L&T फाइनेंस में 6% की बिकवाली हुई है, यहां से और वीकनेस आ सकती है? और वीकनेस आएगी दीपांशु। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक हो गया है, पिछले 5 दिन से रोज धीरे धीरे करके गिर रहा है। अब देखिए मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और L&T फाइनेंस गिरावट दिखा रहा था, इसने रिसेंट के जो लो बने थे वो भी तोड़े हैं। 65 के नीचे ये क्लोजिंग दे रहा है, ये और भी वीक संकेत है, जिसके अंदर 60 रुपए से लेकर 58 रुपए तक के लेवल L&T फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तेजी ऊपर में 68 का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही बनेगी। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक फुल बैक बाउंस बैक में सेल करना है। 60 रुपए से लेकर 58 रुपए तक के लेवल L&T फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। और इस बीच एक स्टॉक और है जिस पर मैं आशीष जी आपसे राय लेना चाहता हूँ, वो है एल्केम लैब। आज सुबह SPL मिड कैप स्टॉक्स में सच्चिदानंद टेकर सचिन जी ने आज शॉर्ट टर्म के लिहाज से उसे खरीदने की राय भी दी थी। 2485 दिन के हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड करा है, मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है। क्या राय रखते हैं आप इस शेयर पर सर? लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक है और उनके पास में जो प्रोडक्ट रेंज है उस प्रोडक्ट रेंज की आजकल डिमांड काफी ज्यादा है। जैसे वो हेल्थ केयर पर्टिकुलर सेगमेंट में जो इम्यूनिटी बूस्टर्स और उस टाइप के काफी सारी चीजों में ये ऑपरेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर रेड्डी और अल्केम लैब, ये दोनों स्टॉक फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अच्छा आगे जाके भी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। अल्केम लैब को भी इस लेवल पे बिल्कुल एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर इन लेवल्स पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। और फाइनली क्लोजिंग आपके सामने होती हुई दिख रही है। 10,600 के आसपास निफ्टी बंद होने की तैयारी में, 21,400 के आसपास बंद होने की तैयारी में बैंक निफ्टी 750 अंकों के नुकसान के साथ, और सेंसेक्स में 650 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा। ये है आपके लिए इस वक्त की प्रोविजनल क्लोजिंग। और मैं सेक्टर्स में परसेंटेज के हिसाब से भी आपको बता दूंगा कि कहाँ ज़्यादा नुकसान आज आपको दिखेगा। परसेंटेज के लिहाज से देखेंगे तो बैंक इंडेक्स 3% नीचे, पावर इंडेक्स 2.25% नीचे, मेटल्स 2.5% नीचे, ऑटो 2.5% नीचे। तो मेटल, ऑटो, बैंक्स, NBFC, ये 4 मुश्किल वाली जगह रही है आज के लिए, जहां से नुकसान सबसे ज़्यादा आता हुआ दिखा है। निफ्टी पर जिन शेयरों से सबसे ज़्यादा मार पड़ती हुई दिखी, इनफैक्ट निफ्टी से 3 ही शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, टाइटन, भारती एयरटेल, थोड़ा बहुत बजाज ऑटो। तो 3 या 4 स्टॉक ऐसे हैं जो हरे निशान में बंद होने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब कमजोर है। कमजोरी में जो बैंक हमेशा आगे रहते हैं, इंडसइंड, एक्सिस, ये दोनों ही 5-5% कमजोर बंद हुए हैं। ऑटो में आइशर मोटर्स यहाँ पर कमजोरी दिख रही है, मारुति में कमजोरी दिख रही है। इसके अलावा सरकारी बैंकों में लीड किया है कमजोरी को SBI ने 3.5% के नुकसान के साथ। कोटक कमजोर बंद हुआ है। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प में भी कमजोरी है। तो कमजोरी कहाँ है? बैंक्स, NBFC, ऑटो, मेटल्स, ये 4 स्पेस है जहाँ सबसे ज़्यादा कमजोरी आपको दिखेगी। अब आइए आपको वायदा कारोबार की तरफ मैं बता दूं। बायोकॉन आज का स्टार परफॉर्मर 5.5% की बढ़िया मजबूती के साथ बंद हुआ है। टोरेंट फार्मा में 3% की मजबूती रही है। टाटा केमिकल 2.5% मजबूत बंद होने में कामयाब रहा है। तो ये कुछ एक शेयर हैं जो मजबूती के साथ बंद हुए। FMCG शेयरों में भी कोलगेट, ब्रिटानिया जैसे शेयरों में खरीदारी आज रही है। जुबिलेंट फूड हरे निशान में बंद हुआ है। अब आइए कमजोर शेयरों की तरफ। भेल, आज FIs की तरफ से एक डाउनग्रेड आया, उसके बाद 8% का नुकसान भेल में देखने को मिल रहा है। और बाकी बैंक्स में वही जो कमजोर होते हैं हमेशा, RBL, इंडसइंड, एक्सिस, बंधन भी हो जाता है शामिल, लेकिन चूंकि बंधन के कल रिजल्ट है तो रिजल्ट की वजह से बंधन इतना गिरा नहीं। NBFC जो हमेशा कमजोर दिखती है आपको, L&T फाइनेंस, राइट, उसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस, M&M फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स कमजोरी के साथ हुए हैं बंद। इंडिगो 6% आज क्रैश लैंडिंग करता हुआ। सेंचुरी टेक्सटाइल 5% नीचे। नैल्को, मेटल वाले सारे कमजोर हैं, नेल्को वगैरह, टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब के सब कमजोरी के साथ हुए हैं बंद। तो ये है आज की क्लोजिंग। प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने मैं रख दूं 10,609 की निफ्टी पर, 21,419 की बैंक निफ्टी पर। थोड़ी देर में फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले मैं आपको बता दूं आज शाम के क्या क्या बड़े प्लान्स हैं। आज बहुत कुछ है। पहले तो शाम को 5 बजे एक बड़ा स्पेशल शो है। चेक बाउंस होने के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है। आपको पता है चेक बाउंस होना आजकल क्रिमिनल केस होता है, राइट, यानी कि आप जिसने आपको चेक दिया, अगर उसने चेक बाउंस हो गया, उसने पैसा नहीं है, तो आप उस पर क्रिमिनल केस कर सकते हैं। लेकिन अब जो नियम बदलने जा रहे हैं, जिसमें सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई और उस पर प्रस्ताव मांगे, ड्राफ्ट मांगे, सजेशंस मांगे, उनमें ये कि क्या चेक बाउंस होने के केस में क्रिमिनल केस खत्म कर दिया जाए। तो इसको लेकर व्यापारियों में डर है कि अगर ऐसा कर दिया गया
तो देश भर में एक दूसरे को पैसा देने के मामले में डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्रिमिनल केस होने के में तो क्या है, लोगों को डर रहता है कि मेरा चेक बाउंस हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव हट गया तो फिर इसमें एक दूसरे के प्रति लोग निश्चिंत हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा, लापरवाह हो जाएंगे, वह जो करना है करो। मतलब सिविल केस तो चलते रहते हैं, चलते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज शाम 5 बजे हम एक खास शो करने जा रहे हैं और उस खास शो में हम चेक बाउंस होने में क्रिमिनल केस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या इन नियमों में बदलाव होना चाहिए, इस पर अलग अलग राय आपके सामने रखेंगे, व्यापारियों की, अलग अलग लोगों की, कि क्या लोग सोच रहे हैं और क्या कुछ सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेंगे, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ये देखिएगा ज़रूर, शो बहुत इंटरेस्टिंग है। चेक बाउंस का चक्कर, ये है जी बिजनेस की मुहिम भी कि चेक बाउंस वाला जो मामला है इसे क्रिमिनल केस रहने दिया जाए ताकि लोग पैसा न देने की चीज़ को मिसयूज न करें। अगर लगता भी कि ये डिसीजन थोड़ा सा हार्श है, मुश्किल है, तो फिर मुश्किल है तो ये उन लोगों के फेवर में होना चाहिए जिन्होंने पैसा दिया है, राइट। जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने रिस्क लिए। तो अगर फेवर लगता भी है कि किसी को फेवर किया जा रहा है तो फिर जिन्होंने पैसा दिया उनको फेवर किया जाना चाहिए। तो चेक बाउंस में जो क्रिमिनल केस वाला प्रावधान है उसे बंद न किया जाए, सरकार अभी जो नियम है उसी पर लागू रखे, उसे बदले ना। इस मुहिम को हम आज से उठाना शुरू कर रहे हैं। तो ये ज़रूर आप देखिएगा, आज शाम का 5 बजे का स्पेशल शो है। 6 बजे का स्पेशल शो बताऊं उससे पहले मैं बता दूं, ऑपरेशन हफ्ता वसूली जिसका आपको इंतज़ार है फाइनली आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। गुरुवार को दोपहर सुबह 11 बजे, गुरुवार को सुबह 11 बजे ऑपरेशन हफ्ता वसूली का पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। 11 बजे से 12 बजे ये विशेष शो हम आपके सामने रखेंगे, उसकी एक झलक अभी हम आपको दिखा देते हैं। And he said that you are a girl, I'll damage your life. So they are like torturing us like in hell. Like we feel like dying. 24 जून को जो RBI से सर्कुलर आया था उनकी बात भी ये लोग नहीं मानते हैं और बहुत ज़्यादा हैरेस करते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैक कर लिए हैं। आपको किसी तरह की तकलीफ, परेशानी, मुश्किल आती है, हम आपके साथ खड़े हैं। जी बिजनेस, जी मीडिया हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो ये है आपके लिए ऑपरेशन हफ्ता वसूली। आप भी अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली का इस्तेमाल करें। गुरुवार को 11 से 12 बजे देखना ना भूलें मेरे साथ ये शो ऑपरेशन हफ्ता वसूली। स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने होगा उन तमाम कंपनियों के बारे में जहां पर, और कुछ ऐसे चौंकाने वाले और आंखें खोल देने वाले आंकड़े आपके सामने होंगे जहां पर आपको डेफिनेटली ये शो देखना चाहिए। और ताकि आपके दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी अगर कोई भी इस जाल में फंस रहे हों या आप खुद इसके शिकार हों तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से इनसे बच सकते हैं। इनका रास्ता हम आपको बताएंगे, आपकी तकलीफ़ों को रेगुलेटर्स तक हम पहुँचाएंगे। 11 से 12 बजे गुरुवार को दोपहर, ये आपको सुबह ये शो मिस नहीं करना है। आज शाम 6 बजे का शो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तमाम बोर्ड्स जो है 12th के 12वीं कक्षा के, इनके रिजल्ट्स आ गए, सबके रिजल्ट्स आ गए और रिजल्ट्स अच्छे भी रहे हैं, बढ़िया है। कम से कम इस थोड़ा सा मायूसी भरे माहौल में रिजल्ट्स अच्छे तो आए हैं, तो बच्चे, पेरेंट्स सारे जश्न मना रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या, ये भी तो है ना, रिजल्ट्स तो आ गए, अब कोरोना के वक्त में आगे पढ़ाई कैसी होगी, आगे मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह के एंट्रेंस तो हो चुके हैं, लेकिन आगे उनमें एडमिशन्स कब कैसे मिलेंगे, काउंसलिंग अभी तक हुई नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर्स ठीक हैं लेकिन बहुत अच्छे, इतने भी बढ़िया नहीं कि आराम से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो उनके लिए भी बड़ा वो मामला सीरियस है कि भाई अब ऑप्शंस क्या हैं। अब सारे असमंजस तो रहते ही, चाहे वो बच्चे हों चाहे पेरेंट्स, कि 12वीं कक्षा पास होने के बाद अब आगे करना क्या है, कहाँ एडमिशन लेना है। तो इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे शाम 6 बजे। आपकी खबर आपका फ़ायदा में। 12वीं पास क्या करें आप, मतलब अगर आप सब तो 12वीं पास ही हैं, आपके बच्चों के लिए आप भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए हमारा खास शो 12वीं पास क्या करें आप। ये आपके लिए विशेष शो होगा जो आपको ज़रूर 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 देखना चाहिए। तो ये ऑप्शन है। बंसल जी, क्या आपको लोग थोड़ा करियर गाइडेंस के लिए पूछते हैं कि क्या करना चाहिए 12वीं के बाद, क्या इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं आजकल? नहीं अनिल जी, मेरी गिनती उन लोगों में नहीं होती है कैरियर काउंसलिंग के लिए, बट अनिल जी मैं कैरियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, मतलब कि पढ़ता रहता हूँ।
क्योंकि मेरे बेटे ने भी 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और उसका भी रिजल्ट अवेटेड है, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम अनिल जी आपका। क्योंकि काफ़ी लोग अनिल जी काफ़ी दिक्कत में हैं अभी। कई लोगों ने जिन्होंने हिंदुस्तान के बाहर एडमिशन लिया था और कोरोना के चलते वापस इंडिया में वापस आए हैं, तो उनकी क्लासेस अब ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, तो उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ये तो मैं भी देखूंगा अनिल जी, 2 साल बाद मुझको ज़रूरत पड़ेगी अपने बेटे के लिए, बट ये जो शो है 6 बजे वाला वो मैं देखूंगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाऊंगा। अरे बंसल जी, आपका बेटा 10th में? नहीं, मुझे लगा कुणाल जी का बेटा तो अब स्कूल जाना शुरू करेगा, आपका प्राइमरी में होगा या कहीं मिडिल में, प्री प्राइमरी में होगा। 10वीं क्लास में आपका बेटा? क्या बात कर रहे हैं, कहीं आपने अपने इन्फ्लुएंस से सीधा 6ठी 7वीं में एडमिशन तो नहीं दिलवाया उसे? नहीं अनिल जी, एक सीढ़ी चढ़ के पहुंचा है अनिल जी वहां तक, 10th में है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात है बंसल जी, वाह! आप मतलब इतने यंग दिखते हैं कि मतलब सोच नहीं सकते कि 10वीं क्लास में आपका बेटा है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। सब बंसल जी की तरह प्रॉपर काउंसलिंग अपने बच्चों की करें, सारे पेरेंट्स को ये हिदायत है, और अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखें। जो ये काम के शो है, मार्केट के शो तो अपनी जगह है, बंसल जी की सबसे बढ़िया खासियत यही है कि शाम के जो ये बढ़िया शो होते हैं जहाँ पर आपको नॉलेज मिलती है, वो शो छोड़ते नहीं है। ये मतलब है ना, बंसल जी नियम बना रखा है। ये जो काँव लड़ाई झगड़ा, पॉलिटिकल डिबेट, तू मैं ये सब चीज़, ये पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल देखते नहीं बंसल जी, आप बिल्कुल नहीं देखते। कैसे परहेज करते हैं इससे? देखिए अनिल जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक टाइम पर मैंने ये एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल पर पॉलिटिकल डिबेट ऐसे ही शाम को देखना शुरू करा था। तो अनिल जी, एक चीज़ मैंने पाई, अगर आप ये पॉलिटिकल डिबेट, चिल्लम चिल्ली वाली डिबेट देखते हैं, एटलीस्ट अनिल जी मैंने तो ये पाया है कि मेरे साथ और अधिकतर शेयर बाजार वालों के साथ अनिल जी रात को नींद नहीं आती है, डिस्टर्ब स्लीप आती है। तो इससे तो अनिल जी बिल्कुल दूर रहता हूँ, और 6 बजे के अराउंड अनिल जी मैं अपनी फैमिली के साथ, मदर के साथ बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, और यही चैनल अनिल जी लगा होता है। बिजनेस अभी मेरी बगल में चल रहा है, तब एकदम सामने होता है, तो ये सारे प्रोग्राम्स देखते हैं अनिल जी। क्या बात है, ये बहुत बढ़िया बात की। आप शो देखें ना देखें, जी बिजनेस देखें ना देखें, लेकिन ये बात दिल को छूने वाली है। शाम को 6 बजे मदर के साथ बैठकर चाय पीना, ये खुश नसीब है उन लोगों को जिनको मौका मिलता है। और आपको भी अगर ये मौका है तो ज़रूर शाम को 15 मिनट आधा घंटा अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे बात करें। उनको आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर आप बात करेंगे उनका काम हो जाएगा। तो बंसल जी, ये तो वाकई में आपसे सीखने लायक वाली चीज़ है। कुणाल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अरे जी, मैं ये जोड़ना चाहता था कि जब आप दिल्ली में थे, जब जी बिजनेस दिल्ली से प्रसारित होता था अनिल जी, उस समय आपने हमें, मेरे को और राकेश जी को सख्त हिदायत दी थी कि भाई शाम वाले शोज देखा करो। तब से अनिल जी आदत पड़ गई है, तो राकेश जी 6 बजे मिस नहीं करते हैं, शाम वाले शोज बिल्कुल नियम अनुसार देखते हैं अनिल जी, तब से। और अभी तो ठीक है, ये वॉक वगैरह सब बंद है, नहीं तो बंसल जी को तो हर रोज़ सीनियर सिटीजन से मिलना होता है ना, वॉक में जाते हैं, फिर वो उनके सवालों के जवाब भी बंसल जी को देने होते हैं, और उनके जो सवाल होते हैं हम तक पहुंचाते हैं। तो ये तो कड़ी है। चलिए, आई एम श्योर कि आप वो सारे वॉक और वो घूमना फिरना सैर मिस करते होंगे, तो सुबह की सैर बहुत जल्दी आपकी फिर से शुरू हो, ये उम्मीद करते हैं। कोरोना काल खत्म हो जल्दी से जल्दी, इसकी उम्मीद की जाए। चलिए, मज़ा आया आज का शो करके। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, उससे पहले आप सब लोगों से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, तीनों का आपका शुक्रिया। आशीष जी, सुमित जी और साथ ही नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए।